तो आज फिर से ग्लोबल मार्केट तेज़ है। हमारे को ग्लोबल मार्केट से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ग्लोबल मार्केट तो लगातार तेज़ है ही और हमारी बड़ी हेल्प कर रहा है। उसके लिए हम थैंक यू भी बोलेंगे यूएस को कि आपकी वजह से कम हमको ज़्यादा डैमेज नहीं मिलता, पहला पॉइंट। लेकिन हमारी जो प्रॉब्लम है, थोड़ा हम इंटरनली प्रॉब्लम से अपने आप से जूझ रहे हैं। मेरे को लग रहा है उसके भी दिन अब ख़त्म होने जा रहे हैं। असल में देखिए, जो आपकी प्रॉब्लम होती है ना, वो एक प्रॉब्लम एक हद तक चली जाए तो फिर आपको उसका दर्द भी नहीं होता। वो है एफआईज ने इतना माल बेच दिया इंडिया के अंदर कि अब बेचने के लिए उनके पास भी कुछ नहीं है। वो मैं बताऊंगा आगे चल के कि कितना माल उनके पास पड़ा सिर्फ अभी बेचने के लिए। और अगर वो खरीदारी पे आ गए तो बाजार का यहाँ पे बॉटम बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, हमने 21,800 और 25 के विक्स को डिस्काउंट किया हुआ है। अभी तक हमने देखा नहीं अपनी आंखों से 21,800 और 25 का विक्स एक साथ में, दोनों डिस्काउंटेड है। लेकिन क्या बाजार आज से वो चीज़ शुरू कर सकता है? क्या इसको अगले हफ्ते करेगा? आज हफ्ता क्या बोरिंग रहने वाला है? आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, क्या आज निफ्टी को मोमेंटम दे सकता है? कल बैंक निफ्टी फेलियर हो गया? ऐसे तमाम सारे क्वेश्चंस आपके मन में चल रहे होंगे। इसलिए हम नहीं, ये हमारे मेहमान आपको बताएंगे कि आखिरकार करना क्या है। उनकी पकड़ अच्छी है मार्केट के अंदर, बढ़िया ट्रेड आपको देते हैं, अच्छी सलाह आपको देते हैं जो कहीं नहीं मिलेगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इसलिए इस कार्यक्रम के साथ बने रहिएगा। अगले 2.5 घंटे मैं और दोनों मेरे सहयोगी सृष्टि और अभिषेक मेरे साथ रहेंगे। मेहमानों का जमघट होगा, आप सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से देखते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले उसी विंडो में हम सारे अहम ट्रिगर्स को डाल देते हैं जो आपके लिए काफ़ी अहमियत रखते हैं। तो वही सबसे पहले आएगा आपकी स्क्रीन पर। 4 विंडो में 4 पहले बड़े ट्रिगर्स होंगे। यूएस मार्केट हमेशा की तरह सबसे पहले होगा, जहाँ पे रिकॉर्ड स्तर बने हैं। अब आप ये लिखते लिखते भी थक गए होंगे प्रोड्यूसर साहब के यूएस मार्केट रिकॉर्ड स्तरों पर, नैस्डैक में रिकॉर्ड तेजी, ये फलाना रिकॉर्ड, ये ठिकाना रिकॉर्ड। लेकिन उस रिकॉर्ड का ज़्यादा बड़ा फायदा इंडियन मार्केट नहीं उठा पा रहे, क्योंकि इस जब ये रिकॉर्ड बन रहे तो इंडियन मार्केट्स की टाइमिंग उस समय ठीक नहीं है। हम अपने ही एक बहुत ही क्रिटिकल मंथ को पास कर रहे हैं और ये मंथ अपने आप में बहुत ही डिस्टर्बिंग और उतार चढ़ाव भरा रहा है। ये विक्स को डबल करने वाला, एफआईज को डबल से घटाने वाला ये है। इसलिए ये अच्छी चीज़ तो है, लेकिन इसका पूरा फायदा नहीं हम ले पाए। कोई बात नहीं, लेकिन हो सकता भविष्य में हमको मिले। ये आपको जो गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है 375 है, ये बढ़कर भी 400 नहीं दिखा रहा है आपको, और यहीं पे एक रेजिस्टेंस है। हम आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। एफआईज 10वें दिन से बिकवाली कर रहे हैं। ये केवल कैश में नहीं बेच रहे, अब इनकी लॉन्ग पोजीशंस भी कम हुई है। मैं आपको बताऊंगा लॉन्ग पोजीशंस हम कहां तक पहुंच गए हैं और अभी और कितना वो माल बेच सकते हैं। इसके अलावा एलआईसी हाउसिंग, मैनकाइंड के अच्छे नतीजे आए, तो इस पर आप ध्यान रखिएगा। डिक्सन से थोड़ी बहुत निराशा है। देखिए, शेयर चलने को तैयार था, नंबर अच्छे आते तो चल भी जाता, लेकिन निराशा है। देखते हैं क्या होगा आज जिनके नंबर्स हैं वो है एमएनएम, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स, बायोकॉन, गेल और वोडाफोन आइडिया। ये वो खेप है जो बिल्कुल लास्ट में अपने नंबर उतार रही है। आप देखेंगे 2-4 दिनों में ये नंबर की स्पीड ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाएगी। तो हम बिल्कुल लास्ट चरण में नंबर के चल रहे हैं। तो ये 4 विंडो हमने आपके सामने रखे हैं। ग्लोबल मार्केट्स, डोमेस्टिक मार्केट्स में क्या हो रहा है, ये दोनों मेरे सहयोगी आपके सामने भी चर्चा करके आपके सामने रखेंगे। बिल्कुल, तो अमेरिकी बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। अमेरिका में जो कोर महंगाई दर है वो 3 साल में सबसे कम है। ये एक बढ़िया संकेत है। महंगाई घटने की उम्मीद वहां पर बढ़ गई है और आंकड़े ये संकेत दे भी रहे हैं। इसके चलते अब ब्याज दरों को लेकर भी थोड़ा उत्साह बढ़ेगा और उसके चलते हमने अमेरिकी बाजारों में तेजी देखी है। लेकिन अपने बाजारों के लिए एक बढ़िया संकेत, वैसे तो आमतौर पर 1 जून को केरल में मानसून दस्तक देता है, लेकिन आईएमडी ने कल बताया कि इस साल मानसून जो है 31 मई को ही वहां पर दस्तक दे देगा। तो अर्ली मानसून के लिए, थोड़े से अर्ली मानसून के लिए आप तैयार हो जाइए। निश्चित तौर पर बारिश की फुहारें जल्दी पहुंचेंगी आपके पास। और सृष्टि, हम तो दिल्ली में बैठे हैं, हमारे पास तो थोड़ी देर से आएगी बारिश, आपके यहाँ तो जल्दी पहुंच जाएगी। मतलब अगर केरल में अगर 31 को आती है, अगर 31 मई को, तो 10-15 दिन ज्यादा, फिर तो मुंबई में झमाझम बारिश होगी। हाँ जी, झमाझम होगी और मुंबई वालों को बारिश भी बहुत पसंद है, बेसब्री से इंतजार रहता है। कुछ समय पहले भी हमने एक बार बिन मौसम बारिश तो देख ही ली है, पर अब इंतजार है कि अच्छी बारिश हो इस बार। और उसके साथ साथ हम हमेशा ये चर्चा भी करते हैं अभिषेक के जितने भी रूरल प्लेस हैं उनके लिए काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। ऑटो सेक्टर, फार्म सेक्टर, इन सब के लिए भी, और साथ ही एफएमसीजी के लिए भी इस बार कंपनीज एक्साइटेड है उसको लेकर। तो नज़र ज़रूर रहेगी, पर ये अच्छा अपडेट आईएमडी की तरफ से, तो इंतज़ार है इस साल की बारिश का।
पर चलिए अब आगे बढ़े, और ये तो एक पॉजिटिव खबर है ही भारतीय बाजारों के लिए, पर इसके अलावा एक पॉजिटिव खबर अभिषेक ग्लोबल बाजारों से भी आ रही है, क्योंकि कल जब यूएस के महंगाई आंकड़े आए उसके बाद पॉजिटिव क्यूज लेते हुए उससे ग्लोबल बाजारों में यानी खास तौर से यूएस के बाजारों में एक अच्छी रौनक देखने को मिली। पर अभिषेक यही नहीं, मैं देख रही थी कि कमोडिटीज में भी एक अच्छा एक्शन था, इसके अलावा डॉलर इंडेक्स भी कम था। ग्लोबल मार्केट से जुड़ा पूरा अपडेट अभिषेक बताइए, क्या कुछ मिल रहा है फिलहाल? जी सृष्टि, कल की पूरी अगर हम हाईलाइट कहें कि अच्छा सबसे अच्छी चीज़ क्या थी, तो वो थी महंगाई दर के आंकड़े अमेरिका में। 0.3% वहाँ पर बढ़ के आई है महंगाई। अप्रैल सीपीआई का जो आंकड़ा आया है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, अनुमान था 0.4% का, और ये चीज़ बाजार को बहुत पसंद आई है। अगर आप अमेरिकी बाजारों को देखेंगे तो रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए हैं। डाउ में 350 अंकों की बढ़िया वाली तेजी रही है। S&P 500 पहली बार 5300 के ऊपर बंद हुआ है, और 2024 में अब तक S&P 500 में 11% की तेजी हो चुकी है। 2024 में हम ये कह दें कि अमेरिकी बाजारों का ये सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा, तो बिल्कुल आंकड़े तो यही बता रहे हैं, और ये पूरा का पूरा इसको एट्रीब्यूट कीजिए महंगाई दर के आंकड़ों के चलते। अब कहीं ना कहीं ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद फिर से बढ़ गई है। सीएमई फेड टूल के मुताबिक सितंबर में दरों में कटौती की संभावना है, वो है 75.3%। तो मान के चलिए कि अब जून में तो खैर नहीं होगा, लेकिन सितंबर में जरूर आपको दरों में कटौती देखने को मिल सकती है यूएस फेड की तरफ से, और इस चीज ने अमेरिकी बाजारों को काफी ज्यादा उत्साहित किया है। आज हम देख रहे हैं कि गिफ्ट निफ्टी से भी संकेत ठीक ठाक है, 0.5% ऊपर गिफ्ट निफ्टी इस वक्त कारोबार कर रहा है। लेकिन अमेरिका में आज वीकली बेरोजगारी दावे के आंकड़ों पर नजर होगी, और इसके अलावा आज वॉलमार्ट के नतीजे भी आएंगे अमेरिकी बाजारों में, तो इस पर आप नजर रखिए। अच्छा, ये महंगाई जब थोड़ी सी नीचे आई है, कोर इन्फ्लेशन, कोर सीपीआई यूएस में 3 साल के निचले स्तर पर आया है, तो उसने किया क्या है कि बॉन्ड यील्ड में नरमी थोड़ी सी आई है। अब 4.4% के नीचे बॉन्ड यील्ड पहुंच गई है। डॉलर इंडेक्स है 105 के आसपास, और इसके बाद डॉलर में और ट्रेजरी यील्ड में नरमी से सोना 3 हफ्ते की ऊंचाई पर जाकर कारोबार कर रहा है। कॉमेक्स पर भाव है $2400 के ऊपर। क्रूड में भी हम खरीदारी देख रहे हैं, इससे उत्साह बना है, और क्रूड $83 के ऊपर एक रेंज में ही, हालांकि क्रूड है, क्रूड को लेकर कोई ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, एक रेंज का ही कारोबार वहां पर हो रहा है। दरअसल यूएस की क्रूड इन्वेंट्री में करीब 2.5 मिलियन बैरल की गिरावट देखने को मिली है यूएस की क्रूड की इन्वेंट्री में। लेकिन अगर हम बात कर लें एशियाई बाजारों की, तो वहां से संकेत ठीक ठाक है। अपना जो क्यूज है गिफ्ट निफ्टी, वहां से बढ़िया संकेत है, करीब 90-100 अंक ऊपर है, 22,375 के आसपास। चीन, हांगकांग और जापान के बाजार चौथाई से 0.5% ऊपर कारोबार कर रहे हैं। तो संकेत ठीक है, संकेत ग्लोबल बाजारों से आज के लिए अच्छे हैं। और सबसे बढ़िया संकेत, 2 संकेत आप ले लीजिए। एक तो मानसून भी समय से आ जाएगा, आप जो सेक्टर्स गिना रही थी उनके लिए बेहतर है। ज़्यादातर खरीफ फसलों की बुआई भी जून जुलाई में होती है, तो ये एक चीज़ हो गई। और दूसरा, यूएस में महंगाई दर का घटना एक बढ़िया संकेत है। लेकिन अब बढ़ते हैं, क्योंकि एक कहीं ना कहीं थोड़ा डिम्पी कह रहे थे कि जब दर्द ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर उसको फील होना भी बंद हो जाता है। वह एफआईज की बिकवाली, लगातार 10 सत्रों से बिकवाली हो रही है एफआईज की। 36-37 हज़ार करोड़ रुपए की मई में अब तक नेट कैश में बिकवाली हो गई है। लेकिन जरा लॉन्ग होल्डिंग को समझते हैं, कितने एफआई लॉन्ग है, कितने शॉर्ट हैं, आंकड़े क्या कह रहे हैं, डिब्बी बताइए। उसके बाद हम निफ्टी की और निफ्टी बैंक की बातचीत करेंगे। देखिए, हमने ये बात आपको इसलिए कही थी क्योंकि जब एफआईज की होल्डिंग करीब 35 से 38% हुआ करती थी, तब हमने 21,800 को टेस्ट कर दिया। आज एफआईज की होल्डिंग हो गई है 27%, 27% हो गई है। तो दर्द आपका बढ़ रहा है, लेकिन अब आपको फील नहीं हो रहा। फील कैसे नहीं हो रहा? अब आप देखो, आप उस 21,800 से 22,200 पे खड़े हो, डेट मीन्स 400 पॉइंट है। आप बढ़ाओ, आप बेचो, और कितना बेचोगे? आप 7% और बेच सकते हो एवरेज के हिसाब से। तो 27 से अगर 7% तक और भेज देते हैं कंडीशन के हिसाब से, तब भी आपका 21,800 लगने के चांसेस थोड़े कम हैं, क्योंकि डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा, आप करीब 400 पॉइंट का डिफरेंस है। दूसरा पॉइंट, हमने भले अपनी आंखों से 25 का विक्स ना देखा हो, लेकिन अपने आप से फील कर लिए कि 25 का विक्स आप लेके तो आओ, तो हम उसको भी डिस्काउंट करके बैठे हैं। तो ये तो मैंने आपको 2 दिन पहले ही बता दिया था कि 25 का विक्स नाउ डिस्काउंटेड, 21,800 नाउ डिस्काउंटेड।
हमें लगता नहीं कि इस सीरीज़ के अंदर अब 21,800 टूटेगा। ये बड़ी मेहनत से और एक पैनिक वाला बॉटम बना हुआ है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको बता दे ये भी होगा, 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 तो उस समय का जो डर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन उसमें से 10 में से अगर 8 चीज़ें हो चुकी होती हैं, फिर आप डरते नहीं हो, फिर बोलो ठीक है, जब 8 चीज़ें हो भी गई तो 2 से क्या फ़र्क पड़ने वाला है। कुछ कुछ वैसी फीलिंग अब आपको मार्केट के अंदर आएगी। और ये मार्केट अब आपको 22,000, 22,000, 200, 21,800 3 चरणों में स्टॉप लॉस को दे रहा है। तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। एक चीज बस मेरे को नोटिस करनी है, वो है एफआईज का 68% की लॉन्ग पोजीशंस है। इनका माल कौन खरीदेगा? इनका माल क्या रिटेल माफ कीजिए डीआईज खरीदेंगे, क्या इनका माल एफआईज खरीदेंगे? दूसरी बात, खरीदेंगे भी कि नहीं खरीदेंगे, इस पर भी डाउट है। ऐसा नहीं है कि वो नीचे आ गए तो वो खरीदने के लिए ही आएंगे, वो इग्नोर भी मार सकते हैं। क्योंकि पिछली बार जब हमने 27 या 20 की एवरेज को मेंटेन किया था एफआईज की, उस समय चाइना डिस्टर्बिंग फैक्टर था। आज चाइना डिस्टर्बिंग फैक्टर नहीं है। तो ये कितने स्पीड से वापस आएंगे भी नहीं आएंगे, इस पे मेरा अभी भी डाउट है। बट मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि हम 21,800 अब हम मई सीरीज का बॉटम बना चुके हैं। इसको हम जल्दी जल्दी नहीं तोड़ेंगे अनलेस और अनटिल जब तक कोई बड़ी बुरी खबर ना आ जाए। और 25 के विक्स तक अब डरना नहीं। ये दोनों चीज़ें मैं आपके इसी नंबर से भगा देता हूं दूर। एक और चीज़ मेरे लिए एक सिल्वर लाइनिंग है। आप हमेशा से ये बात बोलते आए हैं कि डीआईस हमारी बड़ी हेल्प करते हैं। अब बड़ा क्वांटम आ गया, 19,000 करोड़ के एसआईपीज आ जाते हैं। ये उनका पावर दिखाने का समय है। आप नहीं कॉन्फिडेंस करोगे अपने देश पे तो क्या बाहर वाला कॉन्फिडेंस करेगा आपके देश पे? तो डीआईएस के पास अभी माइनॉरिटी होल्डिंग्स है, वो 43% ही लॉन्ग करके बैठे हैं। अभी उनके पास गुंजाइश है, वो चाहे तो 65% पे भी जा सकते हैं और 20-22% उनके पास अभी गुंजाइश बनती है। तो डीआईएस को अपना दमखम दिखाने का समय है। रिटेल का माल डीआईएस के हाथ में चला जाए तो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, आपका बेस कंफर्म हो जाएंगे और एफआईएस को झक मार के फिर वापस आना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट डाटा है जो हमने एफआईएस के तौर पर आपके सामने रखा। ठीक है, एफआईएस की होल्डिंग 30% से घटकर 27% पर है। रिटेल होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं है। लेकिन अब निफ्टी की बातचीत करते हैं। कल अगर हम 10 बजे के बाद अगर हम देखें निफ्टी की चाल को, बिल्कुल रेंज में रहा। बमुश्किल 50 से 60 अंकों के आसपास की रेंज रही। 22,200 के आसपास की हमने क्लोजिंग डिम्पी निफ्टी में देखी है। तो जो लॉन्ग वाले जो ट्रेडर हैं वो क्या करें? नए लॉन्ग करना है तो किस लेवल पे करें और क्या उनके लिए सलाह है फ्रेश लॉन्ग करने की? देखिए, आप इसी रेंज में अच्छी चीज़ और बुरी चीज़ दोनों देख सकते हैं। पहले मैं आपको अच्छी चीज़ बता देता हूँ। आपने रेंज में अपने आप को रखा, आपने 22,200 के ऊपर क्लोजिंग दी है। ये क्लोजिंग लेवल के हिसाब से बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 22,200 का बेस आपने डिस्टर्ब नहीं होने दिया। हम एक बार नीचे गए लेकिन वापस क्लोज इसी लेवल पे करके आए हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब एफआईज बेच रहे हैं उसके बावजूद भी आपने अपना जो डेरा है, जो नया बेस कैंप बनाया है, वो 22,000 के ऊपर बना हुआ है और उसमें भी 200 पॉइंट के स्विंग की जगह छुड़वा दी जो कि 22,000 तक इसको लेके आ सकती है। कुल मिला के ये मार्केट की एक सिल्वर लाइनिंग है कि आप हमको कष्ट पहुंचा रहे हो लेकिन फिर भी हम अपनी जगह से डगमगा नहीं रहे। ये पहला बाजार का बहुत स्ट्रांग पॉइंट है। ठीक है, मैं मान सकता हूं कि ये एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सेस, बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जो डिस्टर्ब कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इस दोनों दिन का क्रेडिट मैं काफ़ी हद तक रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को देना चाहूँगा और M&M को, L&T को, इस तरह के शेयर्स को देना चाहूँगा जिनकी वेटेज से बाजार में लेवल को मेंटेन हो पाए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जिनके पास है वो क्या करें और जिनके पास नहीं है वो क्या करें। देखिए, जिनके पास है वो तो इस चीज़ को अच्छे से झेल के आए हैं कि बाजार के अंदर गिरावट और प्रॉब्लम्स को कैसे हम डिस्काउंट कर रहे हैं धीरे धीरे करके। थोड़ा समय लग रहा है बट डिस्काउंटिंग हो रही है। तो उनको तो अभी अपना साथ नहीं छोड़ना। उन्हें जब इतना कष्ट वाला समय काट रहे हैं तो अच्छे दिन जब आएंगे, मान लीजिए उनकी आते हैं अच्छे दिन, तो अच्छे दिन का फ़ायदा उठाइएगा। तो आप तो मत जाओ बाहर, तो 21,800 का स्टॉप लॉस लगा लो। जो नए लोग आना चाहते हैं, देखिए 2 दिन की अच्छी शॉर्ट कवरिंग है। कल के 17 पॉइंट को मैं काउंट ही नहीं करता, इसको मैं जीरो बना देता हूं 1 मिनट के लिए। लेकिन उससे पहले 2 दिन की शॉर्ट कवरिंग ने एक राउंड की तेजी आपके हाथ से निकाली हुई है। लेकिन मैं इतना मानता हूं कि अगर आप थोड़ा भी व्यू पॉइंट पॉजिटिव रखते हैं और स्टॉप लॉस को थोड़ा डीप रखने की आदत है आपको, तो आप भी अंदर आ जाओ।
कैसे आ जाओ? आप 21,800 का स्टॉप लॉस लगाओ तो 400 पॉइंट का रिस्क है। एथिकली 400 पॉइंट का ही टारगेट बना के आओ, उसके बाद की तेजी बाद में देखेंगे। तो आपकी तेजी क्या बनेगी? 22,600। तो जो नए लोग आ रहे हैं उनका टारगेट ना 22,400 नहीं होगा, 22,600 तक लेके जाना और आप अपना स्टॉप लॉस 21,800 लगाना। अगर छोटा नियर बाय का रख दिया ना तो आपको दुख होगा, यार देखो हम तो फिर से बाहर चले गए। ठीक, तो नए और पुराने वाले दोनों के लिए मैंने राय रख दी आपके सामने। डाटा के हिसाब से सेकंड डे है जब शॉर्ट कवरिंग हुई है, प्रीमियम्स के हिसाब से अच्छा प्रीमियम है, पुट कॉल रेशियो के हिसाब से फेयर वैल्यू पे खड़े हैं, F5 की होल्डिंग के हिसाब से 27 पे खड़े हैं, 7% और जाएगी। मेरी बात का ध्यान दीजिएगा, मैं आपको ये नहीं बता रहा कि F5 यहाँ से भाग के वापस आएंगे, बट मैं इतना बता रहा हूँ कि F5 बेचना बंद करने के रास्ते उनके बंद हो रहे हैं। आप बेच के भी कितना बेचोगे? आप इग्नोर नहीं मार सकते ना वर्ल्ड की सबसे बड़ी फास्टेस्ट इकोनॉमी को। तो आप 20% तक लिए क्या आओगे? चलो 18 भी हो गया, चलो 15 भी हो गया, तब भी इससे ज़्यादा नहीं आप बेच पाओगे। तो उस समय तो आपके लिए वैल्यू बाय हो जाएगा। तो बाजार में टिके रहो, डटे रहो, थोड़ा अपने आप को मैनेज करो बस। ते रहो, मैनेज करो थोड़ा सा अपने आप को। अब शॉर्ट वालों की बात करते हैं। 3 दिनों की लगातार निफ्टी में तेजी देखी। कल का बाजार एक रेंज का था। शॉर्ट वाले अगर करें डिम्पी तो किस लेवल पर करें? अगर किसी को करना ही है कहां करें? थोड़ा सा और ऊपर आ जाने दें, 500-600 की रेंज में चले जाने दें बाजार को। देखिए, शॉर्ट्स वालों का सबसे बड़ा सहारा होता है कि उनके उनके सबसे बड़े गुरु जो हैं F5 वो ही माल बेचने लग जाएं। उनको दूसरा सहारा होता है नेगेटिव खबर का। आज आपने जब कार्यक्रम की शुरुआत की तो केरल वाले मॉनसून से की, ये कौन सी नेगेटिव खबर है? तो पॉजिटिव खबर है। दूसरा पॉइंट, इस पूरी अर्निंग्स को आपने निकाल दिया। 16 तारीख हो गई है, अभी 2-4 नंबर और छूट जाएंगे। इस पूरी अर्निंग्स ने आपको कहां पे परेशान किया? आप हमको ये बताइए। इस पूरी प्रॉब्लम में पॉलिसी पैरालिसिस कहीं से हुआ तो आप ये बताइए। इस पूरी चीज़ों के अंदर आपका जो वोट परसेंटेज घटा है वो चौथी बार में तो आते आते 67% हो गया। हालांकि वो पिछली बारों से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी ख़राब नहीं था। तो बहुत सारी नेगेटिव खबरें इसी समय पे डिस्काउंट हुई हुई हैं। तो शॉर्ट्स वाले अगर शॉर्ट करना भी चाहें तो रीजनिंग तो होनी चाहिए ना। आप क्यों बेच रहे हो? आप इसलिए बेच रहे हो कि भाई यहाँ पे अच्छी बाजार चल नहीं रहा। सर, जब बाजार चल रहा था तो फिर आप खरीद रहे थे क्या? ऐसा मत सोचो कि बाजार चल रहा है, बाजार गिर रहा है। आप ये सोचो कि बाजार क्यों गिर रहा है और क्यों बढ़ रहा है, उसके साथ जाओ, बजाय इस चीज़ के कि चल रहा है गिर रहा है। फिर तो आप हवा हो जाओगे। आपको इधर की आंधी चलेगी इधर, इधर की आंधी चलेगी इधर, उड़ा के ले जाएगी, आप लास्ट में अपना पैसा गवा के बैठ जाओगे। तो शॉर्ट ना करें। अभी आपके पास रीजनिंग भी नहीं है, मौका भी नहीं है, दस्तूर भी नहीं है। और अगर किसी को ऐसा लग रहा है तो पिछले 3 दिन में शॉर्ट करके कितने पैसे बनाए जरा मेरे को व्हाट्सअप करके भेज दीजिएगा। पे भी नहीं है पर डिम्पी, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ी हम निफ्टी बैंक में फ़िलहाल नहीं देख रहे और कल HDFC बैंक से भी खास तौर से सपोर्ट नहीं था। पर आज के लिए कौन से लेवल्स ध्यान में रखें, क्योंकि जो संकेत है वो पॉजिटिव साइड ही है? क्या यहाँ पे कोई मौके हैं फ्रेश लॉन्ग के, या फिर कुछ लोगों ने अगर लॉन्ग्स कैरी किए हैं तो उनको कौन से लेवल्स ध्यान में रखने चाहिए? देखिए सृष्टि, आपने 2 पॉइंट बोले हैं अपने क्वेश्चन के अंदर। पहला बोला है कि भाई इसके अंदर जो ओपनिंग आज फिर से ठीक मिल रही है। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, मेरे लिए ओपनिंग अब ज़्यादा मैटर नहीं करती। मेरे लिए सिर्फ इतना मैटर करता है कि ठीक है शुरुआती नुकसान होगा कि नहीं होगा, पर इतना ही चेक करना होता है मेरे को पहले 10 मिनट के अंदर बस। इसके अलावा मैं तो फिर से अपनी मार्केट पे आ जाता हूँ, क्योंकि ग्लोबल मार्केट का असर ही नहीं है। आप 3 दिन से रिकॉर्ड स्तरों पे हो, लेकिन क्या आप 3 दिन से आप पुल बैक तक नहीं दिखा पाए मार्केट में, स्ट्रॉन्ग पुल बैक जिसको हम कहते हैं। तो ओपनिंग वाले कंसेप्ट को तो खत्म कर देते हैं। फिर दूसरा आपने क्वेश्चन उठाया वेटेज वाला, कि भी वेटेज की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है बैंक निफ्टी में। 2 दिन एक्सेस और ICICI गिर जाते हैं, एक दिन HDFC नहीं चलता। देखिए इस वेटेज का मैं, आप और कोई आदमी कुछ नहीं कर सकता। ये वेटेज तो एक्सचेंजेस द्वारा निर्मित है और ये मार्केट का सिस्टम है, उससे हमको जूझना होगा, 2-2 हाथ करने होंगे जब तक इसको लेकर कोई बड़ा फैसला नहीं होता। तो वेटेज वाला पॉइंट्स भी हो गया खारिज। अब आते हैं लेवल्स पे। देखिए बैंक निफ्टी भी टूटा हुआ है। पुट कॉल रेशो से पता लग सकता है कि आपका ये वैल्यूएबल है कि नहीं है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि बैंक निफ्टी और टूटेगा, बट हाँ इतना कह सकता हूँ अगर बढ़ने और टूटने की रेशो देखोगे तो बैंक निफ्टी के टूटने के चांसेस थोड़े कम हैं, बढ़ने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। एक चीज़ मेरे को बैंक निफ्टी में बार बार प्रॉब्लम दिखती है जो निफ्टी में नहीं है,
निफ्टी ने अच्छे से अपने सपोर्ट्स को मेंटेन करता और बनाता है किसी ना किसी चीज़ को आगे आके, चाहे रिलायंस को लाए, चाहे आईटी को लाए, चाहे एलएनटी को लाए। इसकी एक और प्रॉब्लम है, ये अपने आप ना जूझता नहीं है, फाइट नहीं कर रहा इस समय, ये थोड़ा एब्सेंट है इस फाइट के अंदर, थोड़ा लेगार्ड भी है, पहले से ज़्यादा टूटा हुआ है। इसलिए जब आप चलना शुरू करोगे ना, तो पहले स्ट्रॉन्ग चीज़ को पकड़ के चलना शुरू करो, बाद में फिर उस चीज़ का दूसरे वाले का बेनिफिट उठाना। इसलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में कभी आपका कॉन्फिडेंस हाई हो मार्केट की तेजी को लेकर, तो पहले निफ्टी में काम करना, बैंक निफ्टी में थोड़ा भी समय लगेगा। ये समय और लेवल कौन सा हो सकता है, ये समय का तो देखिए कभी भी हो जाएगा। लेवल्स मैं आपको बता देता हूँ, वो है 48,000 का। 48,000, 48,200, 300 वाली रेंज जब तक पार नहीं होती, ये डर बरकरार रहेगा बैंक निफ्टी के मन में और आपके भी मन में। फिर आप वेटेज को भी प्रॉब्लम बोलोगे, सब चीज़ों को प्रॉब्लम बोलोगे, लेकिन जब इस दिन 48,200 पार हो जाएगा ना, तब आप देखना ना ही आप वेटेज की प्रॉब्लम गिनोगे ना ही किसी, क्योंकि फिर चारों तरफ आपको हरा हरा दिखना शुरू हो सकता है। तो इसलिए जब तक 48,000 और 48,200 नहीं आए, हाई कॉन्फिडेंस के साथ बैंक निफ्टी में वापस मत आओ, लेकिन इसको इग्नोर भी मत करो। थोड़ा बहुत माल ले रखा है, जरूर लेके बैठो। स्टॉप लॉस टारगेट मैं आपको देता हूँ 47,500, 47,300, और पहला आपका टारगेट 48,000, दूसरा 48,200, 500 की रेंज है। ये पार हो जाएगी, फिर हम नई जर्नी की बात करेंगे। फिलहाल अभी आप थोड़ा इससे जूझना पड़ेगा, एक बार पक्का हो जाए फिर ज़रूर आएंगे। बैंक निफ्टी से ना ही हमको कोई परहेज़ है, ना ही कोई दिक्कत है। एक और चीज़, अगर इसको दिखाना होता ना अपना दम, तो ये कल दिखा देता। इसके पास कल बहुत बढ़िया मौका था एक्सपायरी का, ये चाहता तो शॉर्ट्स को कवर करके उखाड़ के फेंक देता, लेकिन ये कर नहीं पाया। तो इसलिए इसको थोड़ा और समय देते हैं, देखते हैं क्या करता है ये। पर डिम्पी, इन स्तरों पे क्या शॉर्ट से भी परहेज करना चाहिए? थोड़ा और समय देखिए लॉन्ग्स के लिए तो देना पड़ेगा, ताकि अपने सपोर्ट लेवल्स को अच्छे से डिफाइन कर सके। पर क्या कोई रेजिस्टेंस सामने आ रहे हैं और क्या कोई अपॉर्चुनिटी दे सकता है बैंक निफ्टी शॉर्ट करने के? देखिए सृष्टि, मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, बैंक निफ्टी में ना ताकत नहीं है अभी बहुत स्पीड से ऊपर आने की, पहला पॉइंट तो इसलिए मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप इसमें शॉर्ट मत करो। हाँ, मेरे से आप पूछोगे कि निजी तौर पर के शॉर्ट और लॉन्ग में किसकी रेशियो ज़्यादा ठीक है, तो मैंने अपने शुरुआत में भी आपको बताया, अगर आप शॉर्ट करोगे तो हो सकता है 10 रुपये कमाओ, और अगर आप लॉन्ग करोगे हो सकता है 20 रुपये कमाओ। तो रेशियो भी 1:2 की है। ये आपको तय करना है कि आपको 10 रुपये कमाने हैं कि फिलहाल अभी 20 कमाने हैं। अब आप एक और पॉइंट भी ऐसे भी सोच सकते हो, मान लो शॉर्ट कर भी लोगे, तो फिर आपको ना बड़ी चतुराई से लेवल्स निकालने पड़ेंगे। इसमें से आप शॉर्ट करो, मना नहीं है, लेकिन आप चतुराई से करो। या तो आप इतने एक्टिव रहो मार्केट के अंदर, नहीं तो फिर सेफ्टी और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से या तो डिप आता है ना, उसकी चरणबद्ध तरीके से तैयारी कर लो। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने अपने आप को 47,000 के लिए प्रिपेयर किया हुआ है कि भाई 47,000 तक भी अगर बैंक निफ्टी आ गया ना, तब भी मेरा मोड बाय का ही रहेगा और मैं सिस्टम से बाय करता रहूंगा। तो मैंने अपने आप को माइंडसेट ऐसे बनाया। लेकिन अगर आपका माइंडसेट थोड़ा विपरीत है, आप ये कह रहे हो नहीं सर 47,000 तक आ सकता है, क्यों ना हम 600-700 पॉइंट कमाएं, तो फिर आपको चतुराई से कमाने होंगे। मैं इसके हक में नहीं हूं, ना इसको शॉर्ट करें ना इसके लॉन्ग करें, मैं इसके हक में हूं कि इसको वॉच करें। बैंक निफ्टी इस समय वॉच करने की कंडीशन में है, निफ्टी के साथ छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये नज़रिया आपके लिए निफ्टी और निफ्टी बैंक पे कौन से लेवल्स पे आपको ध्यान रखना है और किस साइड के आज मौके बनेंगे, ये भी पूरे डेटा के दम पे आपके सामने रणनीति रख दी गई है। हमारे एक्सपर्ट से भी समझेंगे कि आज उनका क्या नज़रिया है मार्केट्स पे। पर उन पे जाने से पहले आइए आपको बता दें कि एफएनओ बैन लिस्ट में कौन से नाम मौजूद हैं। तो अब ये जो लिस्ट है वो बढ़कर 12 नामों की हो गई है। इसमें जो एडिशन हुआ है वो हुआ है बायोकॉन का, जिसके आज नतीजे भी हैं, LIC हाउसिंग जिसके काफ़ी अच्छे नतीजे आए हैं, और इंडिया सीमेंट। ये 3 काउंटर्स जो हैं एफएनओ बैन लिस्ट में शामिल हुए हैं। इसके अलावा कैन बैंक का जो है, कैन बैंक कल आपने देखा था कि बैन में था, आज इसका एग्जिट हो चुकी है। उसके अलावा बात करें तो बलरामपुर चीनी, बिरला सॉफ्ट, ग्रैन्यूल्स, GMR इंफ्रा, हिंद कॉपर, आइडिया, PEL, सेल, जी, ये सभी काउंटर्स बैन लिस्ट में मौजूद है। तो इन सब काउंटर्स पे भी नज़र रहेगी। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स से जोड़ेंगे और उनसे समझेंगे क्या है उनकी आज की रणनीति और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स उनकी कहाँ से आ रही हैं। तो किरण जानी, सोनी पटनायक और साथ ही आयुष मेहता हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। एंड किरण, वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि आज आपका क्या नज़रिया है निफ्टी और निफ्टी बैंक के लिए, जो ग्लोबल बाजारों और गिफ्ट निफ्टी से पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं।
क्या आप ओपनिंग में ही कोई बाय की रणनीति ढूंढेंगे? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। Good सो morning. ओवरऑल अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो डाउ जोन्स के अंदर एक फ्रेश हम देख रहे हैं कि ब्रेकआउट, एक डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट हमें 39,000 के आसपास देखने को मिला था। वहां से कंटिन्यूसली डाउ जोन्स ऊपर हाइट ऑफ हाई बॉटम पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है और 40,000 के ऊपर अब आ चुका है। तो वहां से जो क्यूज आ रहे हैं वो डेफिनेटली पॉजिटिव है। अब उसके सामने हमारे मार्केट में जो एक सेल ऑफ या तो एक जो आउट परफॉर्मेंस था उसको न्यूट्रलाइज करके निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने अपने 100 डेज मूविंग एवरेज को रीटेस्ट किया है। अब वो रीटेस्ट करने के बाद लास्ट 3 दिन से हाइट ऑफ हाई बॉटम के अंदर रिज्यूम हुआ है। अब कल के सत्र में हमने देखा कि एक वोलेटिलिटी नॉर्मलाइज हुई थी, न्यूट्रलाइज हुई थी। अब वापिस आप इंट्राडे चार्ट देखोगे निफ्टी बैंक निफ्टी पे, तो दोनों के अंदर हाइट ऑफ हाई बॉटम पैटर्न अभी भी इंटैक्ट है। तो बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति रहेगी। अगर कोई भी गैप अप होता है तो गैप अप के अंदर हम देखेंगे निफ्टी के अंदर 22,250 का लेवल, अगर 22,250 के लेवल के ऊपर गैप अप होता है तो फिर हम इस गैप अप को चेज भी करेंगे। अदरवाइज वी विल वेट एंड वॉच। 22,200 का स्तर काफी अच्छा है, कोई भी टिप या तो करंट मार्केट प्राइस से भी आप लॉन्ग कर सकते हो। ओवरऑल जो एक स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 22,050 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है डेफिनेटली हम ऊपर में 22,400 450 तक के लेवल देख सकते हैं निफ्टी में। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है तो बैंक निफ्टी में हम देख रहे हैं कि पीएसयू वर्सेस प्राइवेट बैंक के अंदर एक टग ऑफ वॉर चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हार्ट ऑफ हायर बॉटम पैटर्न यहाँ पे भी इंटैक्ट है। शॉर्ट टर्म के हिसाब से एक राइजिंग ट्रेंड लाइन को इंटैक्ट करके बैंक निफ्टी आगे बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करने की सलाह यहाँ पे रहेगी। 47,700 के आसपास की क्लोजिंग थी। ऊपर में आज इंट्राडे के हिसाब से हमें देखना रहेगा 47,900 का लेवल। अगर 47,900 के लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी 11 बजे के बाद टिक जाती है देन देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम आज इंट्राडे के अंदर 48,100 का लेवल भी क्रॉस होते हुए देखें। सो दोनों इंडाइसेस में हालांकि करंट मार्केट प्राइस से भी आप खरीदारी कर सकते हो, या तो कोई डिप आए तो भी खरीदारी कर सकते हो। जैसे निफ्टी के अंदर 22,050 का स्टॉप लॉस हम सजेस्ट कर रहे हैं, वैसे बैंक निफ्टी में 47,300 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए और नेक्स्ट एक्सपायरी तक हम 48,500 तक के लेवल देख सकते हैं। ठीक है, 47,300 का स्टॉप लॉस निफ्टी बैंक के लिए, 48,000 तक के ऊपर के स्तर आप देख सकते हैं। और निफ्टी की बात करें तो 22,050 का स्टॉप लॉस, 22,400 450 तक के आप स्तर देख सकते हैं निफ्टी में। तो ये आपके लिए निफ्टी की रणनीति और निफ्टी बैंक की रणनीति हो गई। अब ये समझते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक आपको मौके बाजार में आज कहां पर मिलेंगे, और इसकी शुरुआत करेंगे हम सोनी से। सोनी बताइए, गुड मॉर्निंग। आज के लिए आपके स्टॉक्स कौन से हैं, क्या खरीदने की सलाह देंगे आप? जी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो स्टॉक में हम फोकस रखेंगे वो है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। लास्ट 2 डेज हम देख रहे हैं कि बालकृष्ण इंडस्ट्रीज एक 2500 के रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा था। परसों उसने उसके नीचे क्लोज दिया बट कल क्लोज उसके ऊपर ही दिया है, तो ऑप्शन चेन ब्रेकआउट यहाँ पे आ गया है। प्लस हम देख रहे हैं कि एक इंट्राडे बेसिस पे भी रेंज ब्रेकआउट आया था बालकृष्ण इंडस्ट्री अबव 2460 2465 लेवल। सो यहाँ से एक पॉजिटिव आउटलुक बनता है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में टुवर्ड्स 2600 2620 लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। सो आप करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 2460 और आपका टारगेट रहेगा 2600 2620। ठीक है, सोनी की सलाह बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को लेकर, स्टॉप लॉस 2460, टारगेट 2,600 रुपए। सोनी जी, आज सिर्फ एक ही कॉल, एक ही शेयर, मुश्किल हो रही क्या शेयर खोजने में? देखिए स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच काफी है बट मेरे ख्याल से इंट्राडे पे जितना आपको मिल सकता है मोमेंटम आफ्टर द मार्केट ओपन्स वो बेटर है। दोनों इंडिसेस थोड़े से रेजिस्टेंस पे ही हैं। निफ्टी में अगर 22,300 के ऊपर ही निकाल पाते तो शॉर्ट कवरिंग वहां पे नजर आएगी, जो कि कल कर नहीं पाया। सो थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस आउटलुक रह रहा है बिकॉज लॉन्ग शॉर्ट रेशियो एफआईज की अभी भी 30% के नीचे काफी टाइम के बाद ड्रॉप हुआ है। सो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच मेंटेन कीजिए, स्टेप बाय स्टेप ही लेना बेटर है और एक बार ओपन हो जाए उसके बाद इंट्राडे मोमेंटम कॉल्स दे सकते हैं। बट अभी के लिए एक ही जिसमें कन्विक्शन है वहीं पे हम सजेस्ट कर रहे हैं। परफेक्ट, कॉशियस होना भी चाहिए। और इसकी हम चर्चा भी कर रहे थे एफआईएस की लॉन्ग होल्डिंग की, इसके चलते एक शेयर आज सोनी जी की तरफ से बालकृष्ण आपके लिए है। आयुष, गुड मॉर्निंग। आप बताइए आपके शेयर कौन से हैं, आप क्या लॉन्ग करेंगे, क्या कोई शॉर्ट के भी रिकमेंडेशन है आपकी तरफ से? वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरे यहाँ से 2 बाय कॉल है। फर्स्ट बाय कॉल है मेरा परसिस्टेंट पे। अगर हम परसिस्टेंट की यहाँ पे बात करें तो इसने अपने डेली चार्ट पे एक अपने 200 डे मूविंग एवरेज से एक रिवर्सल दिखाया है। काफी टाइम से स्टॉक अपने वहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, स्टॉक से अपना यहाँ पे रिवर्सल ऑलरेडी दिखा चुका है। प्लस एक पॉजिटिव आरएसआई क्रॉसओवर दिख रहा है इसके ओवरसोल्ड जोन से, और एक क्लस्टर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट ऑलरेडी स्टॉक ने दिया है, क्लोजिंग उसके ऊपर रखी है।
तो मुझे लगता है परसिस्टेंट को यहाँ से बाय किया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 3650। यहाँ पे जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 3400 का है। सेकंड स्टॉक मेरा भी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज ही है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का सोनम जी ने एक अच्छा सा रिव्यू दे ही दिया है। एक बार फिर भी इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट डालना चाहूंगा, जो है फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट इसकी डेली चार्ट में, और स्पेशली 200 डे मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट यहाँ पे हमें मिला है। प्लस मल्टीपल पॉजिटिव एवरेज क्रॉसओवर्स भी है, और मंथली और वीकली चार्ट पे भी स्टॉक काफी पॉजिटिव लग रहा है। तो मुझे भी लगता है ऐसे बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को बाय किया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 2630। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 2460 का हो। आपकी तरफ से भी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज हो गया, आयुष, और परसिस्टेंट आपने और दे दिया, एक आईटी कंपनी है, और सोनी ने ऑलरेडी बीकेटी बोला है, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज बोला ही है, तो दो तो हो गए बीकेटी और एक हो गया परसिस्टेंट। दो मेहमानों से दो ही सौदे, बीकेटी और परसिस्टेंट। अभी तक आप इसको नोटिस कर लीजिएगा अच्छे से। किरण, गुड मॉर्निंग, आपके ट्रेड कौन से हैं? सो हमारी तरफ से दो कॉल रहेंगे, दोनों हमारी तरफ से, एक डेरिवेटिव स्पेस से है तो दूसरा कैश स्पेस से है। तो बंधन बैंक हमें काफी अच्छा लग रहा है, रीजन बीइंग के कल वहाँ पे प्राइस राइज और ओपन इंटरेस्ट राइज दोनों हुआ था, तो एक लॉन्ग बिल्डअप हम देखने को मिल रहा है। टेक्निकली भी आप देखोगे तो वहाँ पे स्टॉक अपनी 20-50 डे मूविंग एवरेज के नीचे चल रहे थे, उसके ऊपर आ चुका है। इंटरडे चार्ट्स के हिसाब से या तो डेली चार्ट के हिसाब से एक डबल बॉटम पैटर्न भी बना हुआ है। 190 का एक रेजिस्टेंस था, उसके आसपास की ही क्लोजिंग है। सो बंधन बैंक में आप ध्यान दे सकते हो, 190 के आसपास की क्लोजिंग है। ऊपर में 199 तक के टारगेट हम देख रहे हैं, 184 एज अ स्टॉप लॉस हम बंधन बैंक के अंदर मेंटेन करेंगे। दूसरा जो है वो है कैम्प्स एक्टिव है। अगर कैम्प्स का आप चार्ट देखोगे तो यहाँ पे डेली चार्ट के ऊपर एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ स्टॉक में एज ऑफ नाउ 100 डेज मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस है, लेकिन कहीं ना कहीं सेम चार्ट के ऊपर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी हमें देखने को मिल रहा है, जो ऑलरेडी ब्रेकआउट के लेवल के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सो कैंपस 250 के आसपास की क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 265 का हमारा टारगेट रहेगा एंड 240 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। सो बंधन बैंक एंड कैम्प्स हमारे लिए आज के दो प्रिफर्ड पिक रहेंगे। किरण ने भी आपको दे दिए बंधन बैंक और कैंपस एक्टिव, दोनों शेयर्स आप नोटिस कर लीजिएगा। स्टॉप लॉस टारगेट आपकी स्क्रीन पर है। मैं जल्दी से इन सभी शेयर्स को एक बार दिखा देता हूँ आपको। बीकेटी और परसिस्टेंट दोनों ही शेयर आपको दिए हैं आयुष ने। सोनी पटनायक ने दिया आपको एक शेयर, वो है बीकेटी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़, और किरण जी ने दिया आपको बंधन बैंक और कैंपस एक्टिव। तो ये शेयर हो गया आपके 1, 2, 3, 4, 3 मेहमानों की तरफ से 4 शेयर है कुल मिला के। इन्हीं चारों शेयरों का बेनिफिट उठाइएगा। आज हमारे मेहमान ना बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। एक बार जरा विंडो में दिखाओ। कई बार ऐसा होता है कि ना आप दूसरे को देखते हो, वैसे तो जेलसी नहीं करनी चाहिए, लेकिन कई बार क्या दूसरे को देख के ऐसा लगता है कि काश मैं भी इनके जैसा ही होता। जरा दिखाओ तीनों मेहमानों को। आयुष भाई तो बिल्कुल ही चमक रहे हैं, सोनी पटनायक काफ़ी सुंदर लग रही हैं, और साथ ही किरण जी भी काफ़ी एक्टिव और काफ़ी बिल्कुल हेल्दी वेल्दी लग रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूँगा आपकी लंबी आयु हो, और साथ ही आप अच्छे से वेल्थ कमाएं, हमको अपनी इंटेलिजेंस का फ़ायदा देते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। कई बार ना ऐसा मौका मिलता है कि जब आपका थैंक यू मैं कर पाता हूँ, नहीं तो क्या आप कभी मिल ही नहीं पाते। आपसे और मेरी आयुष भाई से तो फ़ोन पे बात हुई, मेरे को लग रहा है 6 महीने हो गए होंगे। किरण जी से तो मेरी कभी बात ही नहीं हुई फ़ोन पे, और सोनी पटनायक से भी तभी बात होती है जब मेरे को कोई डाटा का इंटेलिजेंस उनसे लेना होता है, तभी, नहीं तो बात ही नहीं हो पाती। तो ऑन एयर में आपका थैंक यू कर देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप टाइम निकालते हो और बहुत ही अपनी इंटेलिजेंस का हमको फ़ायदा देते हो, इसके लिए बहुत शुक्रिया। और काफ़ी स्मार्ट लग रहे हो तीनों आप आज, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ एक और मेरी सहयोगी भी जुड़ रही हैं, उनका भी ज़रा स्वागत करते हैं आज। और वो बड़ी मेहनत करती हैं। मैं तो मेरी जो सीट थी ना जहाँ मैं बैठता था, वो उनके बाजू वाली ही सीट थी, और उनका नाम है आशीषा। और जब मैंने उनसे बातचीत की तो मेरे को पता लगा वो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, तो मेरे को एक स्टेप थोड़ा पीछे हटना पड़ा। पहले मैं सोचता था कि हम बड़ा इंटेलिजेंट है, हमको पीछे आना पड़ा एक स्टेप। तो आशीषा आज मेरे साथ जुड़ रही है। आशीषा आपको 2 चीज़ें बताएंगी। पहला बताएंगी स्टॉक से न्यूज़, और दूसरा आपको बताने वाली है खबरों वाले शेयर। आशीषा बिल्कुल ठीक है ना? आपने चार्टर्ड किया और मैं आपके साथ ही बैठता रहा, तो मेरे को एक स्टेप पीछे हटना पड़ा जब मेरे को पता लगा आपने सीए किया है। सर बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। चलिए, आशीषा बहुत ही शर्मीली किस्म के, इसलिए अपनी तारीफ ज़्यादा सुन नहीं पाएंगी। आशीषा कोई बात नहीं, आप बता दीजिए स्टॉक से न्यूज़ और साथ ही अर्निंग्स भी। जी हाँ, सबसे पहले नतीजों की बात करते हैं तो जी LIC हाउसिंग फाइनेंस के नतीजे काफ़ी अच्छे रहे हैं। चौथी तिमाही के नतीजों की बात करें तो नेट इंटरेस्ट इनकम में 12% का ग्रोथ दिखाई दिया ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। रिटेल डिसबर्समेंट्स में भी 15% का ग्रोथ था। नेट इंटरेस्ट मार्जिन इस क्वार्टर में इंप्रूव होते हुए नजर आए, 3.15% पे आए हैं वर्सेस 3% जो कंपनी ने सेम टाइम लास्ट ईयर रिपोर्ट किए थे। तो ऑल इन ऑल काफ़ी अच्छे नतीजे थे। LIC हाउसिंग फाइनेंस पर अपनी नज़र रखे। इसके अलावा
सोमानी सिरेमिक्स के भी नतीजे काफ़ी अच्छे थे। मार्जिन्स एक्सपैंड हुए, रेवेन्यूज़ में 8% का ग्रोथ दिखाई दिया और वॉल्यूम्स की बात करें तो स्ट्रीट का अनुमान था कि 6% वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी रिपोर्ट कर सकती है, लेकिन कंपनी ने 7% का वॉल्यूम ग्रोथ रिपोर्ट किया है। कंपनी की डेट भी कम हुई है और FY25 के लिए गाइडेंस भी काफ़ी अच्छा दिया है। इंडस्ट्री से कंपेयर करें तो कंपनी 2 गुना बढ़ सकती है। तो नतीजे काफ़ी अच्छे रहे, गाइडेंस भी काफ़ी अच्छी रही। सोमानी सिरेमिक्स पर भी अपनी नज़र रखें। मैनकाइंड फार्मा के भी नतीजे काफ़ी अच्छे रहे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 60% का ग्रोथ दिखाई दिया ईयर एन ईयर बेसिस पर और एक्सपोर्ट्स में काफ़ी अच्छा जंप था, करीब 240% का जंप एक्सपोर्ट्स पर दिखाई दिया। तो काफ़ी अच्छे नतीजे और मार्जिन्स भी एक्सपैंड होते हुए नजर आए। इसके अलावा बर्जर पेंट्स यहाँ पर नतीजे थोड़े से कमज़ोर थे, लेकिन उनके पीयर्स एशियन पेंट्स जैसे कंपनीज की बात करें तो उनके कंपैरिजन में बर्जर पेंट्स के नतीजे काफ़ी अच्छे रहे। स्पेशली वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो एशियन पेंट्स ने 10% का वॉल्यूम ग्रोथ रिपोर्ट किया था, लेकिन अब बर्जर पेंट्स ने 13% का वॉल्यूम ग्रोथ रिपोर्ट किया है। इसके अलावा FY25 के लिए गाइडेंस भी काफ़ी अच्छी है। उनका मानना है कि 15 से 17% के EBITDA मार्जिन FY25 में भी कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। IEX यहाँ पर भी नतीजे कमज़ोर थे, मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, 91% पे आए हैं वर्सेस 95% जो कंपनी ने सेम टाइम लास्ट ईयर रिपोर्ट किए थे। इसके अलावा वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो वो भी थोड़ी सी कमज़ोर रही है और इंसेंटिव्स दिए थे कंपनी ने इस तिमाही में, जिसके चलते मार्जिन्स पर इम्पैक्ट दिखा। इसके अलावा लास्ट में जिंदल स्टेनलेस की बात करते हैं, कमज़ोर नतीजे थे। पुअर प्रोडक्ट्स मिक्स और इन्वेंट्री, निकल इन्वेंट्री के चलते कमज़ोरी दिखाई दी। तो जिंदल स्टेनलेस पर भी अपनी नज़र रखें, काफ़ी कमज़ोर नतीजे रहे। ये तमाम नतीजे आज फोकस में रहेंगे। आशीषा से ये भी जानेंगे कि आज के स्टॉक्स की न्यूज़ कौन से हैं, लेकिन इसके पहले चलिए बाजार पर और कुछ स्टॉक्स पर व्यू ले लेते हैं और ख़ास सेगमेंट निकुंज की नज़र लेकर आएंगे। ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज डालमिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। निकुंज सर, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। सर, आशीषा ने शुरुआत किया आज LIC हाउसिंग से, तो मुझे याद आया LIC पॉलिसी याद आ गई। कंगना रनौत ने कल अपना एफिडेविट फाइल किया है। अब 50 LIC पॉलिसीज उनके पास हैं। आपसे एक व्यू चाहिए सर, क्योंकि आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइस बड़े कमाल के होते हैं, आपको इन्वेस्टमेंट गुरु की भी उपाधि दी जानी चाहिए। क्या कहेंगे, 50 LIC पॉलिसीज थोड़ी ज़्यादा नहीं है? 50 LIC पॉलिसी आप क्यों लेंगे? देखिए, LIC पॉलिसी जो 50 हैं उसके अंदर जो क्वांटम है वो करीब 10 लाख पर पॉलिसी का है और उनकी जो वैल्यू है वो एक वैल्यू नहीं है, हर 2-2, 3-3 साल के अंदर वो अगर आप देखें तो वो उनकी टर्म खत्म हो रहा है। तो मेरे हिसाब से जो करा गया एक प्रकार की टैक्स प्लानिंग के लिए करा गया है और ईच वन टू देयर ओन इन टर्म्स ऑफ हाउ यू वांट टू अप्रोच टैक्स प्लानिंग। मेरा हमेशा मानना है कि अगर आप टैक्स प्लानिंग करते हैं तो आपको जो टैक्स प्लानिंग के एडवांटेज था अब नए रजीम के अंदर वह 2 साल पहले सरकार ने ख़त्म कर दिया। तो LIC या फिर जीवन बीमा को टैक्स प्लानिंग के लिए ना लें। अगर आप जीवन बीमा लेते हैं तो आपको टर्म इंश्योरेंस हमेशा लेना चाहिए, बिकॉज वो हमेशा सस्ता पड़ता है और आपको बाकी जो कैपिटल है वो इधर SIP में डालनी चाहिए या फिर निफ्टी ETF में डालनी चाहिए। बिकॉज अब लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे जो भी प्राइवेट सेक्टर हो या फिर सरकारी सेक्टर हो, LIC हो या फिर और कोई प्राइवेट कंपनी हो, इन्होंने जो रिटर्न्स दिए हैं आफ्टर कॉस्ट जो इन्होंने रिटर्न्स दिए हैं वह इंडेक्स को भी नहीं बीट कर पाते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको हमेशा एक टर्म पॉलिसी लेनी चाहिए। टर्म पॉलिसी आपको अगर जितनी जल्दी आप लेंगे आपको हमेशा वह सस्ती पड़ेगी। आपको इन्फ्लेशन हमेशा नज़र में रखनी चाहिए जब आप टर्म पॉलिसी लेते हैं और अगर आप एक्सेस जो आपके पास कैपिटल अगर है तो आपको हमेशा उसको ETF में या फिर SIPs में डालना चाहिए, बिकॉज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम the rate of appreciation what you will see after cost also will be stronger in SIP and especially in ETF. सर, ये तो रही कंगना रनौत की पॉलिसीज़ की बात, बट सर मार्केट्स पे वापस आते हैं और मार्केट्स में हमने कल एक नई लिस्टिंग होते हुए देखी, उस पर आपसे चर्चा करना चाहेंगे। हालांकि जो लिस्टिंग थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं रही, पर उसके बाद एकाएक लिस्टिंग के बाद एक अच्छा रनअप हुआ और आज हमने देखा कि आकाश बंसाली जी भी आधार हाउसिंग के IPO में
उन्होंने शेयर्स खरीदे। आपकी क्या एनालिसिस है कि क्या अभी भी मौका है यहाँ पे एक फ्रेश एंट्री को, और लॉन्ग टर्म में क्या कुछ उम्मीदें रखें? देखिए, HFCs जिसे हम हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज कहते हैं, एक समय था जब ये द मोस्ट गो टू सेक्टर होते थे। इस समय मोस्ट गो टू सेक्टर्स नहीं है। नंबर ऑफ कंपनीज विच आर लिस्टेड इन टर्म्स ऑफ द हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर नाउ, इसके अंदर भी काफ़ी छोटी प्राइवेट कंपनीज हैं जो अपने नीश पर हैं, जिनमें टेक्नोलॉजी है और जिनके अंदर काफ़ी अच्छे प्रोसेसेस और सिस्टम्स हैं। मगर HFCs को लेकर के कंपटीशन काफ़ी इंटेंसिफाई हो चुका है। HFCs को लेकर के मार्केट को ये लगता है कि जो सेक्टर है इसके अंदर बिकॉज ऑफ कंपटीशन रेट ऑफ रिटर्न जो रहेगा हमेशा कम रहेगा। मगर मेरा यह मानना है कि HFCs एक स्टेबल बिजनेस है। मेरा यह मानना है कि इंडिया के अंदर हाउसिंग पेनिट्रेशन, भले ही वो अर्बन हाउसिंग हो, भले ही वो रूरल हाउसिंग हो, काफ़ी कम है। इंडिया ग्रो करेगा, हाउसिंग डिमांड ग्रो करेगी, और बॉटम ऑफ द पिरामिड में अगर आप बेट करते हैं, जिससे हम लो कॉस्ट हाउसिंग बोलते हैं, तो मुझे लगता है कि इसके अंदर जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो बहुत मजबूत रहेगा। हम कल की लिस्टिंग की बात करते हैं, आधार हाउसिंग फाइनेंस की। हम आज उस शेयर की दोबारा बात क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इसके अंदर जाने माने निवेशक आकाश बंसाली जी, जिनका इनाम से संपर्क है, उन्होंने उसमें निवेश करा है। ब्लू डायमंड करके एक और कंपनी है जो भी इनाम ग्रुप से एसोसिएटेड है। इसके अलावा जब एक कोई बड़ा मार्केट इन्वेस्टर किसी शेयर में आता है तो जाहिर सी बात है मार्केट हमेशा उस बात को नोटिस करता है। तीसरा, अगर आप एक वैल्यूएशन की बात करें, वैल्यूएशन हमारे स्क्रीन पर है, आधार हाउसिंग वर्सेस आवास फाइनेंस वर्सेस एप्टिस, उसी पूरी कैटेगरी की बात करें जो कि प्राइवेट डोमिनेटेड HFCs हैं, उसके अंदर आवास फाइनेंस की जो आधार हाउसिंग फाइनेंस की जो वैल्यूएशन है मुझे तो अट्रैक्टिव लग रही हैं। इसके अंदर ब्लैकस्टोन का 98% होल्डिंग थी, अब ब्लैकस्टोन ने IPO में बेचा है, तो जिसकी वजह से सप्लाई आई है, और सप्लाई की वजह से हमने देखा है कि स्टॉक के अंदर जो प्राइस डिस्कवरी है वो इतनी अच्छी नहीं हुई है। मगर सेक्टर ग्रो करेगा, कंपनी के अंदर बड़े इन्वेस्टर्स हैं, कंपनी के रिटर्न रेशियोज अच्छे हैं, तो आने वाला कल जो रहेगा आज से हाउसिंग फाइनेंस के लिए और आधार हाउसिंग के लिए मुझे लगता है अच्छा रहेगा। आपको उस व्यू से इसमें निवेश करना है जहाँ कि आप कुछ महीनों की नहीं, कुछ दिनों की नहीं, कुछ सालों की बात अगर आप सोच सकते हैं तो आपको शेयर में निवेश करना चाहिए। देखो सर, गुड मॉर्निंग। वैसे तो मैं को FIs पे भी क्वेश्चन पूछना था, मेरे पास 2 क्वेश्चन है, मैं दोनों को क्लब कर देता हूँ, आप दोनों का अलग अलग जवाब दे दीजिएगा। पहला तो ये FIs की होल्डिंग 27% हो गई है, ये इंडिया में मैक्सिमम 20 तक चले जाते हैं, तो ये कितना सेफ इसको समझें कि अब ज़्यादा नहीं तोड़ेंगे और वापस आ सकते हैं? प्रोबेबिलिटी कितनी हाई है कि चाइना को इग्नोर करके इंडिया में ही रहेंगे वो? दूसरा सर, ये मैनकाइंड फार्मा के नंबर्स भी आए हैं और खबर भी है मार्केट के अंदर कि वो भारत सीरम में एक्विजिशंस कर सकते हैं, तो जरा दोनों पे आपका टेक चाहिए। देखिए, खबर का पुष्टिकरण हमारे पास कुछ है नहीं, मगर जी हाँ, ये बात ज़रूर है कि वह एक इनेबलिंग रेजोल्यूशन पास करने की बात कर रहे हैं। एक फार्मा कंपनी जब कोई इतना बड़ा इनेबलिंग रेजोल्यूशन पास करती है तो इसकी जाहिर सी बात है कि भाई कुछ ना कुछ ऐसा वह करने वाले हैं जिसके अंदर उनको फ्रेश कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। मैनकाइंड फार्मा के मॉडल के अंदर, और अगर फार्मा कंपनीज को आप देखें तो इनमें डेट नहीं होता है, बिकॉज कि जितना एक्सपैंड करती हैं उससे ज़्यादा कमाती हैं, या फिर कमाती हैं फिर एक्सपैंड करती हैं, फिर एक्सपैंड करती हैं फिर कमाती हैं। ये ऐसे बिजनेस हैं जिसके अंदर आपको एक्सपेंशन के लिए बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। तो अगर मैनकाइंड फार्मा कुछ खरीदने वाला है तो जाहिर सी बात है उसके लिए उसको इनेबलिंग रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। आप स्टैंड अलोन पे अगर मैनकाइंड फार्मा की बात करें, मैं नतीजे देख रहा था, नतीजे अच्छे हैं। एक ऐसी यूनिक पोजीशनिंग है मैनकाइंड फार्मा की, डोमेस्टिक मार्केट पर इसका बड़ा फोकस है। डोमेस्टिक मार्केट के अंदर इनकी 2 कैटेगरीज हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्यूट और जिसको हम बोलते हैं क्रॉनिक। क्रॉनिक होता है कि भाई जो लाइफस्टाइल डिजीजेज आ रही हैं, जैसे ब्लड प्रेशर बोलते हैं, डायबिटीज़ बोल रहे हैं, वह हिंदुस्तान के अंदर काफ़ी आ रही हैं। कई कारण हैं क्यों क्रॉनिक डिजीज़ आ रही हैं, मगर क्रॉनिक डिजीज़ में इनकी ग्रोथ अच्छी आ रही है, मार्केट शेयर अच्छा है। एक्यूट के अंदर भी इनका काम अच्छा है। तो मुझे लगता है मैनकाइंड फार्मा इज़ मोर लाइक अ बेट ऑन इंडियन पर कैपिटा, कि इंडिया विल ग्रो, पर कैपिटा विल ग्रो। आने वाले समय के अंदर यू विल परहैप्स गो अप द वैल्यू चेन इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन कंजम्पशन। सो मैनकाइंड फार्मा उस नज़र से देखना चाहिए। अगर आप बात करें FI की, डिम्पी जी हाँ, वो आप जो आप डेटा सुबह बता रहे थे, FI की होल्डिंग कम हो चुकी है, FI की पोजिशनिंग शॉर्ट है। देखिए, इस मार्केट में एक समस्या है, वो FI की सेलिंग, और जिस प्रकार से FI बेच रहे हैं मुझे लगता है कि वो कंपल्शन इमोशन से ज़्यादा इस समय बेच रहे हैं, सोच के समझ के नहीं बेच रहे हैं। भाई
कोई बड़ा रिडेम्पशन तो मुझे नहीं लग रहा है इमर्जिंग मार्केट फंड्स में आ रहा है। अगर रिडेम्पशन इमर्जिंग मार्केट फंड्स में आ रहा होता तो हमें पता लग जाता। दूसरा, ग्लोबल मार्केट्स इतने अच्छे हैं, इस समय कोई बड़ा रिडेम्पशन मुझे कहीं नहीं दिख रहा है। नैस्डैक और डाउ ऑल टाइम हाई रोज बना रहे हैं। तो इस समय मुझे लगता है कि एक एहतियात या फिर एक कॉशियस आउटलुक एफआईज नहीं लिया इवेंट के पहले। अगर इवेंट मार्केट्स को पसंद आता है तो डिम्पी जी वही एफआईज जो आज जोर जोर से बेच रहे हैं और दुम दबाकर वापस आएंगे। तो मुझे लगता है कि एक टर्निंग पॉइंट आ सकता है मार्केट का कि इस समय एफआई कंसंट्रेशन इतना नेगेटिव हो चुका है, जो हमने 2012-13 में देखा था। हिंदुस्तान में 2012-13 जैसा माहौल अभी नहीं है, मगर एफआईज ने इस प्रकार का व्यू बना रखा है। ओके तो चलिए वो बड़े इवेंट पे भी नज़र है और देखते हैं कि किस तरीके से पैन आउट होती है चीज़ें। बहुत बहुत शुक्रिया निकुंज सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और मैनकाइंड फार्मा, आधार हाउसिंग फाइनेंस सभी काउंटर्स पे हमें गाइड भी करने के लिए। पर चलिए अब इस शो में हम आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ और भी एक्सपर्ट्स जुड़ चुके हैं, उनसे समझेंगे कि किस तरीके से आज वो देख रहे हैं बाज़ार की चाल, और कुछ ही समय में आपको ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स भी बताएंगे। इस बीच स्वागत करना चाहेंगे मयूरेश जोशी का, वो भी अब हमारे साथ मौजूद हैं। मयूरेश, वेरी गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर टाइम। सबसे पहले तो आपसे एक बार ऑटो काउंटर पे ही राय जानना चाहेंगे। M&M जहाँ पे आज नतीजे तो आएंगे ही, पर इसी के पहले जो है कंपनी ने ये भी घोषणा की है कि जब उन्होंने XUV 3XO की कल जब बुकिंग चालू हुई तो 1 घंटे में ही लगभग 50,000 गाड़ियों की उनके पास बुकिंग आ गई और जिस तरीके की ऑफरिंग थी वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। पर क्योंकि स्टॉक ऑल टाइम हाई लेवल्स पे ऑलरेडी है, आपको क्या लगता है कि अच्छे नतीजे, क्योंकि अभी किसी भी ऑटो OEM ने निराश तो नहीं किया है, तो M&M से भी यही उम्मीदें हैं, तो अच्छे नतीजे और इस XUV की जो बुकिंग के नंबर्स हैं कितने फैक्टर्ड इन हैं और आगे के लिए क्या आउटलुक है? मॉर्निंग सृष्टि, नहीं टू अ लार्ज एक्सटेंट अगर आप ऑटोमोटिव पार्ट ऑफ द बिजनेस देखें M&M का, आई थिंक हैज बीन डूइंग एक्सेप्शनली वेल। पिछले कई तिमाहियों से जो प्रोडक्शन के आंकड़े आ रहे हैं, दे हैव एक्चुअली रैंप्ड अप प्रोडक्शन टू ऑलमोस्ट 50,000 यूनिट्स अ मंथ। तो जितनी इनकी डिमांड है शायद प्रोडक्शन कैपेसिटीज ये रैंप अप कर रहे हैं, विच क्लियरली सिग्निफाइज कि इनकी जो बैलेंस शीट स्ट्रेंथ है एज फार एज द ऑटोमोटिव बिजनेस इज कंसर्न्ड, और ऑटोमोटिव बिजनेस का जो आउटलुक है, स्पेसिफिकली जो इनकी SUV मार्केट में एक लीडरशिप पोजीशन है, यहाँ पे आई थिंक लीडरशिप पोजीशन बरकरार रहेंगी। ऑब्वियसली आई थिंक विद द न्यू लॉन्चेस और जो एक्सपेक्टेशन है कि जैसे प्री बुकिंग्स हुई हैं, अगेन दैट गिव्स टेस्टिमनी टू द फैक्ट कि ये पार्ट ऑफ द बिजनेस एक कंपाउंडेड बेस में ठीक ठाक ग्रो होता रहेगा। जहां तक ट्रैक्टर बिजनेस का सवाल रहा है, आई थिंक द मार्केट इज पेंसिलिंग दैट इन एज वेल। एक्सपेक्टेशन लार्जली यही है कि एक हायर डबल डिजिट वॉल्यूम डिक्लाइन शायद ट्रैक्टर बिजनेस में देखने मिले। बट अगेन आई थिंक इफ यू लुक एट द ट्रिगर्स गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि मार्केट्स एक फॉरवर्ड लुकिंग मैकेनिज्म है, अगर मॉनसून्स ठीक ठाक आते हैं, जो मैं उम्मीद करता हूँ आने चाहिए, द ट्रैक्टर बिजनेस शुड शो स्ट्रॉन्ग एंड अ बिग रिबाउंड। दूसरी चीज आई थिंक जो इनके पास product profile है within the tractor business, as that shows a significant amount of rebound, कहीं ना कहीं I think जो consolidated numbers आएंगे tractor and the automotive part of the business, which is the PV part of the business, I think that should start showing significant amount of traction. क्या numbers में factor in हो चुका है? I think strong growth has been penciled in, but tractor business की जो degrowth हुई थी वो शायद market pencil in नहीं कर रहा है, तो I think that is one upside risk in terms of how the stock will probably behave. तो कहीं ना कहीं I think numbers tractor के soft रहेंगे, but overall outlook over the next 2 years combined basis पे ठीक ठाक रहेगा। जो इनके अन्य investments हैं, जो SOTP में आता है M&M के, IT businesses as an example, financial services business, they should also start showing a steady state performance in the second half itself. तो जिनके पास है बिल्कुल बने रहना चाहिए with the stock लेके। तो चलिए अब हमारे साथ मार्केट के एक्सपर्ट भसीन जी भी जुड़ चुके हैं। भसीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एंड थैंक यू सो मच हमारे साथ फिर से एक बार जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो आपसे मार्केट्स पे ही नज़रिया जानना चाहेंगे, क्योंकि अब जो ग्लोबल बाज़ार हैं वो रिकॉर्ड हाई पे हैं, पर साथ ही हम सुबह से डिस्कस भी कर रहे थे कि FIIs के जो शॉर्ट्स हैं वो 2012 के बाद अब तक सबसे ज़्यादा देखने को मिले हैं। तो क्या इलेक्शन से पहले कुछ उम्मीदें लगाएं कि FIIs वापस आएंगे, या फिर मार्केट्स ये सभी न्यूज़ फ्लो को पीछे करते हुए अपनी चाल डिफाइन कर सकते हैं? भसीन जी, शायद आपको अनम्यूट करना पड़ेगा।
हाँ, गुड मॉर्निंग सृष्टि, Good morning. आपको डिब्बी और अभिषेक को। और आपको याद होना चाहिए 22,800 पे एफआईएस की 66% लॉन्ग थी। एक हफ्ते में कितना बदलाव आता है आप देख ही सकते हैं। तो चाहे आपको इलेक्शन रिजल्ट, चाहे आपको कि पैसा चाइना जा रहा है, अब इसके ऊपर ना मैं एफआई हूं ना मैं उनका डिक्टेट, मेरे को तो रिटेल फ्लोज देखने हैं। रिटेल फ्लोज कह रहे हैं कि बजट तक, इलेक्शन रिजल्ट तक नया हाई आ जाएगा। अब मैं उसमें भी कैंप में नहीं हूं, लेकिन 22,700 800 तो जरूर आएगा। उसकी सिंपल रीजनिंग है, एक तो फंडामेंटल्स अच्छे हैं, मैक्रोज अच्छे हैं, ग्लोबल क्यूज अच्छे हैं। तो और इलेक्शन के रिजल्ट तो 4 तारीख को ही आएंगे, उससे पहले मैं तो बता नहीं सकता। और अगर पैसे की ताकत रही तो एफआई जो शॉर्ट है वो कवर करने जरूर आएंगे। तो आपको सही कहा था, 22,800 पे बेचो, 21,800 पे लो, 22,300 हो गया और 300 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप ईटी स्वदेश और सृष्टि को देख रहे हो तो आप पैसे कमा रहे हो। हम आपको सही टिप्पणी दे जा रहे हैं और वो भगवान की मेहर से सही भी बैठ रही है। बहुत बढ़िया सर, आपका अच्छा एनालिसिस रहता है, आप हौसला भी ऊंचा करके रखते हैं, दूसरे सामने वाले का भी ऊंचा कर देते हैं। आपकी यही तो खूबसूरती है, आप अपना एनर्जी का लेवल भी ऊपर रखते हैं और सामने वाले का भी कर देते हैं। अच्छा सर बसीन साहब, एक चीज़ बताइए ना, फिर अपने शेयर्स का अपडेट भी दीजिएगा। और एक बधाई भी आपको देनी थी, कल ही मैंने आपसे वो रतन इंडिया के बारे में पूछा, कल फिर से सर्किट लग गया था उसमें, वो 12 रुपये का हो गया, उसके लिए तो चलो बधाई है आपको। और सर अपने शेयर्स का अपडेट और नए शेयर्स जो अगर हैं तो। सर कोल इंडिया 470 हो गया, 445 वाला, वेदांता न्यू हाई, नैल्को न्यू हाई, इरकॉन और इंजीनियर्स इंडिया चाल शुरू कर रहे हैं। इससे बढ़िया टाइम क्या है मेटल में? तो आपको 2-3 दिन से, क्या 2-3 हफ्ते से कह रहा हूं कि मेटल में चाल मिलेगी नहीं आपको। दूसरा, मैंने आपको पहले भी कहा था, ग्रासिम इज द न्यू लार्ज बॉय विच इज गोइंग टू आउट परफॉर्म। तो ऑल कॉर्नर्स आर शोइंग ग्रोथ और मुझे लगता है कि ये तो शुरुआत है। आज मुझे लगता है आईटी के स्टॉक्स बहुत अच्छा करेंगे, तो अपने फेवरेट शेयर लीजिए। और मिड कैप आईटी में खासकर मुझे बहुत पसंद है 2-3 शेयर, आप उनको लीजिए। लेकिन आज का प्ले है प्योरली स्पेशलिटी केमिकल। देखिए, जो स्पेशलिटी केमिकल के रिजल्ट्स हैं वो बॉटम आउट कर गए। जिस तरह से चाइना में कमबैक है, मेरे को वहां बहुत स्ट्रॉन्ग, और अब ये कंपनीज थोड़ा सा कैपेक्स में एक्सपैंड कर रहे हैं, विच मीन्स दैट दे आर वेरी वेरी बुलिश ऑन ग्रोथ। तो मेरे को यहाँ 2-3 नाम पसंद है, आप कहे तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल बसीन साहब, बिल्कुल बताइए सर। अभिषेक, दीपक नाइट्राइट टॉप पिक है, 2425 का आपका बाय है, 2365 का स्टॉप लॉस, 2750 का टारगेट। देखिए, दीपक नाइट्राइट इज द लार्जेस्ट प्लेयर इन फिनॉल एंड एसिटीन, और सोडियम नाइट्राइट में इससे बड़ा प्लेयर नहीं है। एज फार एज केमिकल सब्स्टिट्यूट्स गो, इस जैसी कंपनी नहीं है। From dyes, agrochemical to tires to pharma to detergents, कोई ऐसा ब्रांड नहीं जिसमें दीपक नाइट्राइट नहीं है। और जिस तरह से कंपनी की ग्रोथ पोटेंशियल अब है, 20 तारीख को नंबर्स हैं, आई थिंक ये शेयर यहाँ से 25% का अपसाइड आपको आराम से देगा, शायद ज्यादा ही दे दे। 3,000 का इसका ऑल टाइम हाई है, आई डोंट रूल दैट कमिंग। और दूसरा, आपको थोड़ा कॉन्ट्रेरियन होना पड़ेगा, बिकॉज जब आपको सेक्टर अच्छा मिलता है तो वो जनरली बॉटमिंग आउट पे होता है, अनईज आती है बिकॉज ऑफ रिजल्ट। ऐसे ही आपको याद है, कमोडिटीज वाज द प्ले मे बी अ ईयर बैक एंड दैट्स हाउ इट ऑल केम बैक। 265 वाला वेदांता 450 बिक गया है और 3 महीने नहीं लगे। दूसरा पिक है नवीन फ्लोरो, और नवीन फ्लोरो में फ्लोरोकेमिकल बिजनेस बॉटम आउट। मुझे लगता है जिस तरह से इसकी रीच है, दिस इज अगेन गोइंग टू बी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग प्ले। 3335 में लीजिए, 3250 का स्टॉप लॉस, 3850 का टारगेट। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आईसीआईसीआई बैंक मेरे हिसाब से 1200 जा रहा है। अगर 1190 पहुंच जाए तो आप अपना प्रॉफिट बुक कीजिए, 1090 1100 का स्टॉप लॉस रखिए। लार्ज कैप में आईसीआईसीआई और ग्रासिम में लीड द प्ले, लेकिन स्पेशलिटी केमिकल इज वेयर यू विल मेक लॉट ऑफ मनी। 3 बेहतरीन शेयर भसीन साहब की तरफ से। चलिए फटाफट अब ये जान लेते हैं कि नतीजों के बाद आपकी रणनीति शेयरों में क्या होनी चाहिए। तमाम नतीजे हैं, एक लंबी लिस्ट है, और शुरू करेंगे अपना खास सेगमेंट भसीन साहब के साथ, रिजल्ट एक्सपर्ट का भी। भसीन साहब, डिक्सन टेक्स से शुरुआत करेंगे। बाकी आंकड़े तो ठीक हैं रेवेन्यू के, प्रॉफिट के, लेकिन मार्जिन पर हम देख रहे हैं कि दबाव है। और एक जेफरीज की रिपोर्ट भी आई है, हालांकि टारगेट थोड़े से इंक्रीज किए हैं, लेकिन जेफरीज का ये कहना है कि इसके वैल्यूएशन थोड़े से महंगे हैं। आप कैसे देख रहे हैं नतीजों को सर इसके?
देखिए एज ए डिस्क्लोजर डिक्सन हमारा टॉप पिक रहा है ऑल द वे फ्रॉम 3500 और इसको 10-12 हजार जाने में थोड़ा सा टाइम और लग सकता है लेकिन रुकेगा नहीं। हाँ, इसके जो मोबाइल है या सेल मार्केट हैज डन वेरी वेल, बाकी बिजनेसेस में फ्लैट ग्रोथ थी, बट दैट्स टू बी एक्सपेक्टेड, ये क्वार्टर ऐसा था। लेकिन जिस तरह से ईएमएस है, इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सर्विसेज, इस जैसी कंपनी नहीं और ये थीम आपको नहीं मिलेगा। तो डिक्सन इज अ टॉप पिक, ये 10, 12, 15 हजार भी हो जाए 2 साल में कोई बड़ी बात नहीं है। चाइना से जो चाइना +1 है, डिक्सन इज द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ दैट। इग्नोर द क्वार्टरली वन सेक्टर नॉट डूइंग वेल, और आप अपना 2 साल का रीच रखिए तो फॉर अ कंपनी विच कैन इवन डबल फ्रॉम हियर इन साइज। साल में ये डबल भी हो सकता है। 15,000 रुपए के भाव तो बसीन साहब बोल रहे हैं डिक्सन चिक के लिए, तो इसमें आप होल्ड कीजिए, खरीदारी भी कर सकते हैं अगर आपको बढ़िया और लेवल मिल जाए तो। LIC हाउसिंग, इसके नंबर्स अच्छे हैं, NI 12.5% बढ़ी है, और अगर हालांकि मुनाफे की बात करें तो वहां पर थोड़ी सी कमी है 6% के आसपास की। LIC हाउसिंग ओवरऑल नंबर्स ठीक ठाक इसके बसीन साहब, कंपनी आपको कैसी लग रही है ये? बिल्कुल अभिषेक जी, ये 450 पौने 500 में हमारा टॉप पिक था और आउट परफॉर्म किया है। आई थिंक जो इसकी ग्रोथ पैटर्न है वो बहुत स्ट्रांग है, डिस्पर्सल स्ट्रांग है, साथ में नेट इंटरेस्ट इनकम में बहुत अच्छा उछाल आया है, और मेरे को लगता है मार्जिन भी थोड़ा एक्सपैंड करेंगे। होल्ड एज ऑन नाउ, और डिक्लाइन पे मिले तो और ऐड करिए, बट दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रांग काउंटर टू बी इन द हाउसिंग मार्केट। दूसरा मैं आपको और बता दूं कि इसी क्षेत्र में HDFC जो मॉर्गेज कंपनी है वो आज आपको 2 टाइम प्राइस टू बुक से नीचे मिल रही है, तो कुछ पैसा HDFC में भी जरूर डालिए। बढ़िया है, HDFC में भी पैसे डालने की सलाह है आपके लिए। अगला शेयर बर्जर पेंट, नतीजे इसके मिक्स्ड हैं, एबिडा पर दबाव है, मार्जिन थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इसका, लेकिन रेवेन्यू और प्रॉफिट के आंकड़े ठीक है। बर्जर पेंट आपको कैसा लग रहा है बसीन साहब, या फिर इसके मुकाबले बेहतर होगा एशियन पेंट्स? बिल्कुल, एशियन पेंट और ग्रासिम आल्सो इज इनटू पेंट इंडस्ट्री, और वो एक उनका सब्सिडरी क्या है, इट्स अ बाईपास। मुझे लगता है ग्रासिम की जो नई डिस्कवरी है, जिस तरह से उसके बिजनेसेस चल रहे हैं, सम ऑफ पार्ट्स ग्रासिम बहुत अट्रैक्टिव है, एंड आई वुड प्रेफर शिफ्ट इनटू एशियन पेंट एंड ग्रासिम। ठीक है, एशियन पेंट्स और ग्रासिम में शिफ्ट करने की सलाह है। IEX, इसके नतीजे आए हैं कमजोर। हालांकि बसीन साहब अगर IEX की बात करें तो ये भी मोनोपोली बिजनेस वाला ही एक कंपनी है, लेकिन रेवेन्यू 13% बढ़ी है, मार्जिन थोड़ी सी कम हुई है, और मुनाफे में करीब 10% के आसपास की ग्रोथ है। IEX, ये आपको कैसी लग रही है कंपनी, और नतीजों के बाद इसमें क्या करें? देखिए, IEX में चाहे कपलिंग या डीप कपलिंग, जो भी कपलिंग होनी है, और कंपटीशन आ सकता है, लेकिन ये अपना मोनोपोली स्टेटस रखेगी। साथ में आप पावर वॉल्यूम सोचो अगले 5 साल में कितना बढ़ेंगे। ये शेयर तो 2-3 टाइम भी हो जाए अगले 5 साल में, कोई दो राय नहीं। एक्सचेंजेस आर द बेस्ट बिजनेस टू बी, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो कमोडिटी हो, और चाहे वो पावर एक्सचेंजेस हैं। आपको इस शेयर में निवेश करना है सिप करके, और अगले 2-3 साल टाइट बैठना है। ये शेयर मेरे हिसाब से डबलर ट्रिपलर है इन द नेक्स्ट 3-4 years, बिकॉज पावर वॉल्यूम विल बी 10-12 टाइम्स मोर देन व्हाट यू आर सीइंग नाउ, एंड ग्रोथ इज एविडेंट देयर। साथ में हो सकता है मार्जिन में थोड़ी ढील आ जाए, क्योंकि मोनोपोली है, 85% एबिटा मेंटेन नहीं कर सकता, लेकिन वॉल्यूम विल मेक अप फॉर दैट। बाय ऑन डिक्लाइंस। बाय ऑन डिक्लाइन। 2 शेयर फटाफट आपसे जरा व्यू लेंगे। एक तो है रेडिंगटन, इसके नतीजे आए हैं, रेवेन्यू घटा है, मुनाफे पर भी हिट है, और दूसरा शेयर होगा आपके लिए CMS इन्फो सिस्टम का। इन दोनों के बारे में सर आपकी क्या राय है? नहीं, CL इन्फो सिस्टम मैं नहीं ट्रैक करता, लेकिन रेडिंगटन से मेरा व्यू रहेगा कि आपको डिक्सन अगर मिले ऑन डिक्लाइन वो लीजिए। आई थिंक डिक्सन इज द कंप्लीट प्ले ऑन EMS, और आपको कहीं भी डिक्लाइन मिले, ट्राई एंड कन्वर्ट दैट इनटू दैट। बोथ दी स्टॉक्स आई वुड से कन्वर्ट इनटू डिक्सन as one of the best performing stocks in the next 2 years. ठीक है बसीन साहब, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए, और ये तमाम शेयर चर्चा करने के लिए, बिल्कुल बेबाक अपने व्यूज भी शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। अब हमारे साथ एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, रत्नेश गोयल। रत्नेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है टी9 सदेश पर। शुरुआत आपके शेयरों से कर लेते हैं सर, बताइए आपके आज के ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं?
मॉर्निंग एवरीवन, सभी दर्शकों को सुप्रभात, नमस्कार। मेरे दो रहेंगे, दोनों बाइंग की तरफ से ही रहेंगे, थोड़ा सा दोनों मिड कैप की तरफ से रहेंगे। पहला जो स्टॉक मुझे ऐसा लगता है, जो बीएससी में थोड़ा सा जो नेगेटिव न्यूज आई थी, उसके बाद में करेक्शन हुआ था, उसके बाद में वापस अब इसमें तेजी रिज्यूम हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है जो कल तेजी आई थी वो फॉलो अप रह सकती है। तो बीएससी में यहाँ पर खरीदारी की सलाह रहेगी। 2810 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के मुझे ऐसा लगता है 2920 रुपए का टारगेट हमको एक दो दिन में आते हुए दिख जाएंगे। दूसरा एक स्टॉक रहेगा टिमकन। हालांकि टिमकन ने 2 दिन में काफी अच्छी तेजी देखने को मिली, पर यहाँ पे एक शानदार राउंडिंग फॉर्मेशन डेली चार्ट पे देखने को मिला। एक मल्टीपल रेजिस्टेंस, यहाँ पे ट्रिपल टॉप आप कह सकते हैं टाइप का फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया इसने। तो मुझे ऐसा लगता है अब जो ये तेजी बनी है, ये काफी बड़ी तेजी बन सकती है। तो आने वाले दिनों में तेजी बरकरार है। तो यहाँ पे 3920 का स्टॉप लगा, 4050 के टारगेट बन सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक ट्रेड हो गया जिस पे आप ध्यान रख सकते हैं। अब एक काम हम और करते हैं, जरा कुछ ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स लेके आइए। डिक्सन टेक पर जेफरीज की रिपोर्ट आई है। महेश सर, एक बार आपका रिकमेंडेशन चाहिए। डिक्सन टेक उन्होंने टारगेट बढ़ाया है, 6350 कर दिया है। एक बार जरा आप देख के बताएंगे। हालांकि इसके नंबर्स उतने ठीक नहीं थे, फिर भी डिक्सन टेक पे जेफरीज कर रहा है कि अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग बरकरार है। लक्ष्य को हम 5920 से बढ़ाकर 6300 करने हैं। ये सामने लक्ष्य लिखा है उन्होंने 6350, और ये बढ़ाया है बाय द वे, है ना सर। ये शेयर खुल रहा है करीब 10% नीचे। मॉर्निंग डिपी जी, ऑब्वियसली आई थिंक आउटलुक अच्छा है सेक्टर के लिए, बट फॉर कंप्लायंस रीजंस आई विल नॉट बी एबल टू डिस्कस दिस। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि सेक्टर का ठीक है, कंपनी अभी ठीक नहीं है सर, यही बोला है ना आपने? क्योंकि आपकी पूरी आवाज़ मेरे को सुनाई नहीं दी। सेक्टर ठीक है, कंपनी अभी ठीक नहीं है इस लेवल पे, ये कह रहे हो आप? नहीं, सेक्टर ठीक है, लेकिन कंप्लायंस की वजह से इस पे मैं चर्चा नहीं कर पाऊंगा। कंप्लायंस की वजह से, ओके ठीक है, कंप्लायंस की वजह से आप चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। तो चलो फिर एक काम मैं आपसे और पूछता हूँ सर, अडानी पे काम बात कर पाओगे? इसमें कोई कंप्लायंस? नहीं, बोलिए ना। नहीं, ठीक है। तो अडानी पोर्ट्स के बारे में बताइए। जेफरीज की ही रिपोर्ट का मैं हवाला दे रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि हमारी खरीदारी की राय बरकरार है और 1640 हो जाएगा। सर, ये आप कहें या ना कहें, मैं बोलूँ या ना बोलूँ, लेकिन सारे लोग जानते हैं अमूमन थोड़ा सा पॉलिटिकल सेंसिटिव भी हैं। तो अडानी पोर्ट्स आपको कैसा लग रहा है? ये बहुत ठीक ठाक है। एंड जैसे आप देखते हैं कि जो एक पोर्ट्स सेगमेंटेशन है इंडिया में, और जो मैकेनाइजेशन है पोर्ट्स का, अडानी पोर्ट्स के पास जो मैकेनाइजेशन है, दैट इज टॉप नॉच। दूसरा, आई थिंक इन्होंने जो अधिग्रहण किए हैं पिछले कई तिमाहियों में, दैट इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। एंड अल्टीमेटली आई थिंक अगर आप एक लॉन्गर टर्म व्यू लेते हैं इन टर्म्स ऑफ डेमोग्राफिक्स, इन टर्म्स ऑफ सी राउट्स, इन टर्म्स ऑफ द वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो स्टार्ट हो जाएगा, आई थिंक कहीं ना कहीं आई थिंक जो एग्जिम ट्रेड है इसमें वॉल्यूम ग्रोथ ठीक ठाक रहेगी। और जो आंकड़े भी हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ, कंटेनर ग्रोथ, रियलाइजेशंस आर ऑल इन द राइट डायरेक्शन। तो मुझे लगता है आई थिंक बढ़िया स्टोरी है इन टर्म्स ऑफ इंडियाज ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर, जिनके पास है बिल्कुल बने रहना चाहिए अडानी। कल सोनी पटनायक का, कल सिप्ला का शेयर काफ़ी बढ़िया चला। खबर मार्केट में ये थी कि प्रमोटर्स ने 2.5% हिस्सेदारी बेची है। ब्लॉक लगने की खबर सुबह सुबह हमने आपको नोटिस भी करवाई थी, और वो हुआ भी है। जिन फंड्स ने खरीदा उसमें HDFC का नाम भी है, ABSL का नाम भी है, ICICI प्रू वगैरह, इन सब का नाम भी है जिन्होंने खरीदा है इसको। एक बार ज़रा देख के बताइए, आज और चल सकता है क्या सिप्ला? जी डिम्पी जी, सिप्ला में अगर हम देखेंगे तो 1400 के ऊपर कल क्लोज दिया है। आज भी वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि 1400 सपोर्ट को होल्ड कीजिए करे। ऊपर में एक रेजिस्टेंस टुवर्ड्स 1430 नजर आ रहा है। इंट्राडे में अगर वो ब्रेक कर पाता है तो आपको फर्दर अपसाइड टुवर्ड्स 1480 1490 लेवल्स नजर आ सकते हैं। सो काफी इंपॉर्टेंट है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल बन सकता है। आप करंट लेवल से भी होल्ड कर सकते हैं। 1400 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। सपोर्ट ब्रेक किया तो फिर एग्जिट कर जाइए, बट अभी के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। एंड 1430 एक रेजिस्टेंस के ऊपर आप कंटिन्यू कर सकते हैं फॉर हायर साइड। ठीक है, तो ये थी सिप्ला पे रणनीति पर। चलिए, इस बीच हमारे साथ अब कुश बोरा भी जुड़ चुके हैं। हाय कुश, वेरी गुड मॉर्निंग। एंड कल जब हम आपसे चर्चा कर रहे थे तो आपका व्यू पॉजिटिव ही था इंडेक्स पे, और आज एक पॉजिटिव शुरुआत की हम तैयारी भी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको बधाइयाँ। उसके अलावा बताइए कुश कि आज कौन से स्टॉक्स आपके फोकस में रहेंगे, कहाँ पे आ रही हैं आपकी कॉल्स? Very good morning, Srishti, आपको और everyone on the panel. Thank you so much for recognizing and highlighting that. देखिए, मार्केट हमें अभी भी लग रहा है कि ऊपरी लेवल दिखा सकता है, बट दिस इज द काइंड ऑफ मार्केट जहाँ पे हम कहते हैं कि लिव बाय द डे।
जिस तरीके का आपका मार्केट आज के दिन का मूवमेंट दिखा रहा है, बस उस हिसाब से ही आप मार्केट को रीड करें और चलते रहें। वॉलेटिलिटी अभी भी हाई है, इंडिया विक्स 20 प्लस चल रहा है, थोड़ा सा वो कंसर्न हो सकता है। बायस फॉर श्योर पॉजिटिव टर्न हुआ है। तो जिन भी व्यूअर्स ने हमारी कमेंट्री सुन के लिया हो, मेरी सलाह रहेगी कि यहाँ पे आप बिल्कुल जो लॉन्ग पोजीशंस हैं इनको राइड करें, लेकिन साथ ही साथ अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस लगा दें। अब अगर हम देखें कैश लेवल के हिसाब से तो 22,200 22,250 के करीब आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए जो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। जो नई पोजीशन लेना चाहते हो थोड़े से डिप का वेट करें, इंट्राडे बेसिस पे हो सकता है आपको एक माइनर डिप मिले, दैट शुड बी यूटिलाइज्ड एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर गोइंग लॉन्ग ऑन द इंडिसेस आज के लिए। अब जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात है, दो स्टॉक्स है हमारे रेडार पे। पहला है HAL। हम इन इस पूरी स्पेस में एक रौनक जो है लौटते हुए देख रहे हैं। HAL बीइंग द लीडर ऑफ द पैक काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया है पिछले 2 सेशंस में। तो यहाँ से जो ये अपसाइड है 42.75 43.75 तक इस स्टॉक को लेके जा सकता है। 4075 के करीब आपका स्टॉप लॉस रहेगा। कैश सेगमेंट से एक स्टॉक जो हमारे रेडार पे आ रहा है वो है KPR मिल। पिछले कुछ दिनों में 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके अच्छे वॉल्यूम के साथ स्टॉक ने मूव शुरू की है। अभी भी जो अपने हाइज हैं इससे काफी दूर है, तो नियर टर्म के हिसाब से 845 865 के टारगेट रहेंगे यहाँ पे। 805 भी आपका स्टॉप लॉस रहेगा। एंड एज अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये स्टॉक्स हमने हमारी एडवाइजरी सर्विस के तहत हमारे क्लाइंट्स के साथ भी डिस्कस किए हैं। ट्रेडिंग कॉल्स कुछ की तरफ से, पर चलिए बाजार खुलने से पहले आपको बता दें कि कौन से स्टॉक्स हैं जो कि आज खबरों पे हैं और कहां पे दिख सकता है एक्शन। 9 बज चुके हैं और 9 बजे के नवरत्न शेयर्स लेकर आई हैं हमारे साथ अशेषा। अशेषा, गुड मॉर्निंग, बताइए कौन से स्टॉक्स रहेंगे आज फोकस में? आज के नवरत्न में सबसे पहले हम आधार फाइनेंस की बात करेंगे। कल ही स्टॉक लिस्ट हुआ है और कुछ बड़ी ब्लॉक डील्स हुई है। आकाश भंसाली ने 22 लाख शेयर्स खरीदे 319 रुपीस प्रति शेयर के रेट पर। तो बड़े इन्वेस्टर्स आए हैं जिसके चलते आधार हाउसिंग फाइनेंस पर आज स्ट्रीट की नजर रहेगी। M&M की बात करते हैं। कंपनी ने हाल ही में M&M 3XO लॉन्च की थी, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। करीब 50,000 बुकिंग्स 1 घंटे में ही हो चुके हैं, तो बड़ा अच्छा रिस्पांस हुआ है M&M 3XO को, जिसके चलते M&M पर स्ट्रीट की नजर रहेगी। इसके अलावा LIC हाउसिंग की बात करते हैं। नतीजे आए थे, नतीजे काफ़ी अच्छे थे। रिटेल डिसबर्समेंट्स में 15% का ग्रोथ दिखा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो वो भी एक्सपैंड होते हुए नजर आए। 3.15% पर कंपनी ने रिपोर्ट किए थे वर्सेस 3% जो कंपनी ने सेम टाइम लास्ट ईयर रिपोर्ट किए थे। तो काफ़ी अच्छे नतीजे थे। इस स्टॉक पर भी स्ट्रीट की नज़र रहेगी। इसके अलावा मैनकाइंड फार्मा की बात करते हैं। यहाँ पर भी नतीजे काफ़ी अच्छे थे। एक्सपोर्ट्स में अच्छी ग्रोथ दिखाई दी, करीब 230% की ग्रोथ एक्सपोर्ट्स पर कंपनी ने रिपोर्ट की। मार्जिन्स भी एक्सपैंड हुए और इसके अलावा 7,500 करोड़ का फंड रेज अप्रूव किया है। तो फंड रेज भी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। मैनकाइंड फार्मा पर स्ट्रीट की नज़र रहेगी। सोमानी सिरामिक्स के भी नतीजे काफ़ी अच्छे थे। वॉल्यूम्स स्ट्रीट का मानना था कि 6% वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी रिपोर्ट करेगी, लेकिन 7% का वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया है। मार्जिन्स भी एक्सपैंड हुए और FY25 के लिए फर्दर मार्जिन एक्सपेंशन कंपनी देखना चाहती है। FY25 के लिए गाइडेंस भी काफ़ी अच्छी है। इंडस्ट्री से 2 गुना बढ़ने का कंपनी का एम है। तो अच्छे नतीजे और अच्छे गाइडेंस के चलते सोमानी सिरामिक्स में भी आज एक्शन दिखेगा। बर्जर पेंट्स के नतीजे कमजोर थे, लेकिन पीयर से कंपेयर करें तो नतीजे अच्छे रहे हैं। एशियन पेंट से कंपेयर करें तो वॉल्यूम ग्रोथ अच्छा रहा है। 13% का वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया और FY25 के लिए मार्जिन गाइडेंस कंपनी ने 15 से 17% का EBITDA मार्जिन गाइडेंस दिया है। सिप्ला की बात करें तो कल ब्लॉक डील हुई थी। 2.53% का स्टेक प्रमोटर्स ने बेचा और अब बायर्स के भी नाम आ चुके हैं। आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, एक्सिस बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी ग्रुप, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, HDFC म्यूचुअल फंड जैसे कुछ बायर्स हैं, जिसके चलते सिप्ला पर नजर रखें। अब 8वें स्टॉक बिग बोल्ड ब्रोकरेज में हम आज अपोलो टायर्स की बात करेंगे। 2 बड़ी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है अपोलो टायर्स पर। JP मॉर्गन ने स्टॉक को अपग्रेड किया है, ओवरवेट की राय दी है और टारगेट प्राइस बढ़ाकर अब 555 रुपए प्रति शेयर का टारगेट दिया है। इसके अलावा नोमुरा ने भी स्टॉक को अपग्रेड किया है, न्यूट्रल की राय दी है। टारगेट प्राइस बढ़ाकर अब 512 रुपए प्रति शेयर का टारगेट दिया है। उनका मानना है कि वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव है, जिसके चलते उन्होंने स्टॉक को अपग्रेड किया है। 9वें स्टॉक क्या खबर है मैं आज हम बात करेंगे फाइन ऑर्गेनिक्स की। कंपनी ने एक जॉइंट वेंचर
फॉर्म किया था 2021 में। अब कंपनी को उस जॉइंट वेंचर के लिए अप्रूवल मिल चुकी है। थाईलैंड में ये जॉइंट वेंचर है जो स्पेशलिटी केमिकल प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ किया जाएगा और एनालिस्ट का मानना है कि 18 से 20% के एबिटा मार्जिन्स कंपनी जनरेट कर सकती है इस पर्टिकुलर जॉइंट वेंचर से, जिसमें कंपनी की 47% हिस्सेदारी है। तो इस खबर के चलते फाइन ऑर्गेनिक्स पर भी अपनी नज़र रखें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शेषा, पूरी लिस्ट सामने रखने के लिए। तो कई सारे काउंटर्स हैं जिन पे आज रहेगा फोकस। अपोलो टायर्स पे भी देखते हैं कि कल ही जो गिरावट का शिकार हुआ था, अपग्रेड के बाद कितना ये रीबाउंड होता है। पर इस बीच प्रशांत सावंत भी हमारे साथ मौजूद है, उनका स्वागत करेंगे और उनसे समझेंगे उनकी आज की कॉल्स। प्रशांत, वेरी गुड मॉर्निंग। क्विकली बताइए कहाँ पे है आपका आज फोकस और कौन से स्टॉक्स आपके रेडार पे हैं? सृष्टि, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू द पैनल। मैं दोनों ही हेवी वेट्स के साथ जाऊंगा। मेरा फर्स्ट पिक होगा एसबीआई और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 805 पे। एक बेस डेफिनेटली बन चुका है और यहाँ पे टारगेट होगा 850। एक पोजिशनल अप्रोच रखना होगा। और नेक्स्ट पिक होगा मेटल्स, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर है। तो यहाँ पे टाटा स्टील स्टॉप लॉस रखेंगे 160 के नीचे 159 स्पॉट में और 175 का टारगेट 175 का टारगेट रखेंगे। ठीक है, तो टाटा स्टील यहाँ पे करनी है खरीदारी, क्योंकि कल हमने देखा था कि डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ था, तो इसको लेकर सभी मेटल काउंटर्स पे नज़र तो ज़रूर बनी रहेगी। हैवी वेट्स के साथ प्रशांत की कॉल आती हुई, पर इस बीच अगर हम मार्केट को देखें तो जी हाँ, काफ़ी अच्छी शुरुआत की तैयारी कर रहे हैं बेंचमार्क इंडिसेस, क्योंकि निफ्टी बैंक तो आप देखिए लगभग 250 अंकों की तेज़ी के साथ शुरुआत की तैयारी कर रहा है। वहीं निफ्टी 50 में भी लगभग 100 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी, और भारतीय एयरटेल जो है निफ्टी के टॉप गेनर्स में आज शामिल हो सकता है। तो देखते हैं कि किस तरीके का एक्शन बनता है। पर चलिए अब एक बड़ी खबर और एक एक्सक्लूसिव खबर का रुख करेंगे, क्योंकि आइनॉक्स जीएफएल ग्रुप को लेकर आ रही है एक बड़ी खबर। इस एक्सक्लूसिव खबर के साथ हमारे साथ प्रियंका जुड़ चुकी हैं। आइए उनसे समझते हैं क्या है पूरी खबर। प्रियंका। बिल्कुल सृष्टि, आइनॉक्स जीएफएल को लेकर ये बड़ी खबर है और आइनॉक्स जीएफएल एक नया रिन्यूएबल एनर्जी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला है और इसके साथ कई सारे बड़े मार्की इन्वेस्टर्स का नाम भी आ रहा है। ये जो नया रिन्यूएबल एनर्जी प्लेटफॉर्म होगा, ये टर्न की सोल्यूशंस प्रोवाइड करेगा। इसका एम होगा कि ना सिर्फ ग्रुप की ज़रूरत है बल्कि थर्ड पार्टी कॉर्पोरेट्स को भी ये टर्न की सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाए। जो बड़े नाम हमें पता चल रहे हैं सोर्सेज से, उसमें कई बड़े नाम सिंगापुर बेस्ड फंड्स तो हैं ही। एपी मॉला कैपिटल, जो कि एक बड़ी डैनिश शिपिंग कंपनी का पार्ट है, आई स्क्वायर्ड कैपिटल, एक्टिस, ये कई नाम हैं। और इसके अलावा कुछ और लगभग 5 बड़े नाम हैं जो एक जेवी बना सकते हैं आइनॉक्स जीएफएल ग्रुप के साथ। और इस जेवी में 51% यानी मेजॉरिटी स्टेक जो होगा वो फॉरेन इन्वेस्टर्स का होगा और बाकी बचा 49% जो होगा वो प्रमोटर ग्रुप के पास होगा, जैन फैमिली के पास होगा। इस प्लेटफॉर्म की कैपेसिटी की अगर आप बात करें तो लगभग 1.5 गीगावाट की विंड और सोलर पावर की कैपेसिटी ये जनरेट कर पाएगा और कई सारी स्टेट्स को सप्लाई भी करते हैं। मेंटेनेंस और ऑपरेशन का काम आइनॉक्स ग्रीन करती है। तो जैन इसका कंपोजिशन होगा कैसे? जैन जो प्रमोटर फैमिली है वो कई सोलर और विंड एनर्जी एसेट्स ट्रांसफ़र करेगी गुजरात फ्लूरो से, आइनॉक्स ग्रीन से। इक्विपमेंट्स जो होंगे वो आइनॉक्स विंड से आएंगे। लगभग 10,000 से 12,000 करोड़ तक के रेवेन्यू, एडिशनल रेवेन्यू आइनॉक्स विंड के लिए जनरेट कर पाएगा ये नया प्लेटफॉर्म। और आइनॉक्स ग्रीन जो कि ऑपरेशंस और मेंटेनेंस का काम करती है, आइनॉक्स ग्रीन के पास लगभग 150 से 200 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट्स मिल पाएगा, ईयरली कॉन्ट्रैक्ट मिल पाएगा इस न्यू प्लेटफॉर्म से, ये एडिशनल कैपेसिटी से। अर्नेस्ट एंड यंग, हमें पता चल रहा है कि अर्नेस्ट एंड यंग जो है वो एडवाइज़र हैं इस पूरे कंसोर्शियम के, और ये प्लेटफॉर्म जो है वो जल्द ही लॉन्च होगा। लगभग 3 से 6 महीने में लॉन्च होने की इसकी बात हो रही है। हमने ग्रुप को लिखा था लेकिन हमें ग्रुप से इस पर कोई जवाब नहीं आया। बट लेकिन ये डील इस वक्त बहुत ज़रूरी है इसे समझना कि ऐसे समय पर जब बहुत इंटरेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी में, ग्रीन एनर्जी में इंटरेस्ट बहुत आ रहा है, और स्पेशली जब इंडिया के पास भी अपने टारगेट्स हैं कार्बन एमिशन को लेकर, ये डील बहुत इंटरेस्टिंग है। और ऑफ कोर्स आइनॉक्स ग्रीन के लिए ये एक बहुत ही क्रूशल और इंटरेस्टिंग डील भी दिख रही है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच प्रियंका ये पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ें, बाजार खुलने में सिर्फ 1 मिनट का समय भी रह गया है। जल्दी से चेक कर लेते हैं कि लेवल्स के हिसाब से। देखिए आज अच्छी चीज़ क्या हो रही है, मार्केट ने जितना गिफ्ट निफ्टी आपको दिखा रहा था ना उतना ही खोल रहा है। ये पहला साइन होता है
किसी भी शेयर के बढ़िया या किसी भी इंडाइसिस के बढ़िया खुलने का। तो पहला है। और दूसरा 22,200 गया, 22,250 आया, 22,300 के ऊपर खोल रहे हैं हम। तो एक राउंड की आज डर बैठेगा उन लोगों के बीच में जो लोग बाजार को शॉर्ट करके बैठे थे और 22,200 22,300 की शॉर्टिंग एग्रेसिव थी। तो आज वो गैप के साथ फंस जाएंगे। मार्केट को एक ही काम करना है, वो काम ये करना है कि उसको सिर्फ लेवल्स को मेंटेन रखना है। देखो बैंक निफ्टी खुल रहा है 945 पे। बैंक निफ्टी को 48,000 दिखाना बहुत ज़रूरी है। कल भी हम आंखें देखती रह गई लेकिन 48,000 का लेवल दिख नहीं पाया। तो आज बैंक निफ्टी को 48,000 दिखाना होगा तो वो भी कवरिंग कराएगा। ऐसा नहीं कि वो कवरिंग नहीं कराएगा, वो भी कराएगा, बट निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से अपने आप को रखेगा। और ध्यान रखा जाए जो 22,300 के ऊपर खुल रहा है ये अपने 50 दिन की एवरेज को भी मेंटेन कर लेगा आज ही आज में। तो बॉटम धीरे धीरे मार्केट का बनने की ये पहली खेप आपके लिए हो जाएगी तैयार और उम्मीद करते हैं बढ़िया ट्रेड भी आपको मिलेगा। चलिए 8 सेकंड है, अब बताने का समय नहीं रहा कि कौन बढ़कर खुलेगा, कौन तेज़ी से खुलेगा, कैसे खुलेगा, लेकिन उसके बाद जब बाजार खुल जाएगा तब आपके सामने बात रखेंगे। एडवांस डिक्लाइन अब बहुत ही बढ़िया होनी चाहिए, कम से कम 1500 शेयर या 1432 शेयर हैं जो आज आपको बढ़कर खुल रहे हैं और 227 शेयरों के अंदर सिर्फ नुकसान है। 94 पॉइंट की बढ़त बढ़िया मोमेंटम के साथ 22,300 के आसपास हम निफ्टी को ओपन कर रहे हैं। 47,912 पे बैंक निफ्टी है, ये ना कुछ देर के लिए यहाँ पे रुकेगा, उसके बाद अगर इसमें दम होगा ना तो अभी अभी 10 मिनट के अंदर ही ये 22,300 को पार करेगा और वो 48,000 को पार करेगा। अगर ये नहीं कर पाए ना 10 मिनट के अंदर तो आपको ये झला के रख देंगे आज पूरा दिन फिर से। तो थोड़ा देखिएगा, लेवल की बड़ी इंपॉर्टेंस है। ये लेवल पार होने पर ही और बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी आएगी। मेरा ऐसा मानना है कि वो 300 भी दिखाएगा और 48,000 भी दिखाएगा। और आगे बढ़ते हैं। अब जरा 1600 शेयर आपको एडवांसेस के अंदर दिख रहे हैं। जो आज के बढ़ने वाले शेयर हैं उसमें भारती एयरटेल शामिल है। BPCL स्क्रीन पर आपको दिखेगा, वो बढ़िया से चलते हुए दिख रहा है आपको। इसके अलावा अडानी पोर्ट्स, टाटा स्टील, इन्फोसिस, ये कुछ एक शेयर्स हैं जहां पर शुरुआती मजबूती आपको देखने को मिल रही है। तो कुल मिला के स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है बाजार के अंदर। एज सच ओपनिंग मेरे को ख़राब नहीं दिखी, मेरे को तो ओपनिंग बहुत ही बढ़िया लगी आज की। और ऐसा कोई भी मेरे को प्रॉब्लम अभी तक तो नहीं दिख रही है। ये देखो आ गया है वो 22,300 के आसपास, ठीक है। 301 आपने देख लिया। तो ये क्या है ना, ये पहले राउंड में सिर्फ एग्जिट करवाता है, उसके बाद ये पकड़ा बनाएगा। मेरे को फिर भी अभी थोड़ा 5-7 मिनट और चाहिए 22,300 के ऊपर और उसमें 48,000 का लेवल दिख जाए तो फिर मज़ा आएगा। फिर आप देखेंगे शॉर्ट कवरिंग किसको कहते हैं, बाजार आपको दिखाएगा। बैंक निफ्टी के फ्यूचर 48,000 के पार है, इसमें कोई दुराई नहीं है। बढ़ने वाले शेयर में पहले 5 शेयर जो आप दिखा रहे हैं बहुत ही बढ़िया है। TCS, इन्फोसिस, HUL, HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ये 5 शेयर दिखा दो। इनकी वेटेज से आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि बाजार कमज़ोर हाथों में है कि स्ट्रॉन्ग हाथ में है। ज़्यादातर शेयर जो फायर हुए हैं स्क्रीन पर उसमें से मेरे को कोई भी शेयर ऐसा अभी तक तो नहीं दिखा जो कि आपको लाल निशान में दिखे, इंक्लूडिंग ICICI, एक्सिस, HDFC और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी मेरे को एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है अभी तक। तो एक और चीज़, क्या सिर्फ अडानी ग्रुप के शेयर्स तेज़ हैं? मैंने एक काम किया, मैंने अडानी ग्रुप के शेयर्स को भी चेक किया है। वहाँ पर भी गुजरात सीमेंट को छोड़ के ज़्यादातर शेयर इस समय थोड़ा ऊपर आके कामकाज कर रहे हैं। इंडिया विक्स आपकी स्क्रीन पर आ गया है, यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी जिस तर्ज की ओपनिंग हुई है उस तर्ज की गिरावट अभी इंडिया विक्स पे नहीं है। एक आपको मैं दिखा देता हूँ कुछ और शेयर्स जो मार्केट के अंदर आज मोमेंटम बना रहे हैं। जरा नेक्स्ट 50 के अंदर लेके आता हूँ आपको। उसमें आप देखेंगे वेदांता 1.5% ऊपर, PFC RSC का जोड़ा आज फिर से चल रहा है। और एक कल भी हमने आपको बताया था एक ऑप्शंस का ट्रेड NTPC भी बताया हुआ है, आप उसका भी फ़ायदा ज़रूर लीजिएगा आज। इसके अलावा साल का हाई जिस शेयर ने खुलते लगा दिया वो है M&M, हिंडाल्को, हेवल्स और अडानी पावर। इन्होंने आज का खुलते ही साल का हाई टेस्ट किया है। CG पावर पर एक बड़ी ब्लॉक लगे हैं, करीब 60 लाख शेयरों की नीचे टिकर टीम ने चला दिया। डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ पे आपकी जो रिपोर्ट आई है जेफरीज की वो काम कर गई, हालांकि नंबर से निराशा थी, थोड़ा कंप्लायंस की वजह से मयूरेश हमको बता नहीं पाए, लेकिन डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ बाकायदा हरे निशान में है। आपको जब मैंने ओपनिंग दिखाई थी तो करीब वो 7-8% नीचे था उस समय। हीट मैप आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जरा इसको नोटिस कर लीजिएगा। फिर मिड कैप अभिषेक आपको बता देंगे, फिर ओपनिंग के सौदे भी कहाँ पे क्या क्या बनते हैं आपकी स्क्रीन पर आएंगे। पावर ग्रिड को छोड़ के कल का टॉप गेनर था, आज टॉप लूज़र बन गया, बस इतना ही फ़र्क है, ठीक। और ज़्यादातर शेयर आपको तेज़ दिख रहे हैं। इसमें कौन से शेयर्स हैं? IT के कुछ शेयर्स दिख रहे होंगे आपको, LTI, माइंडट्री, SCL टेक, विप्रो, इन्फोसिस। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आज IT का पार्टिसिपेशन है और IT बिल्कुल टाइमली आ रहा है। दूसरा
दूसरा भारती एयरटेल और कुछ ऑटो कंपनीज आपको स्क्रीन पर और दिख रही होंगी। मारुति सुजुकी के अंदर 1% की गिरावट है, वेटेज वाला शेयर है, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा, अदरवाइज वैसी कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम जो निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं वो 290 के आसपास है, एक बार हमने 300 दिखाया हुआ, थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है, बैंक निफ्टी को भी मशक्क़त करनी पड़ती है 48,000 को दिखाने के लिए। देखते हैं क्या होगा। ये जो सीजी पावर के 58 लाख शेयर थे ना, इक्विटी के हिसाब से करीब आधा % इक्विटी का हाथ बदला है, जब अपनी स्क्रीन पर इस समय देख पाएंगे। अब जरा जाते हैं छोटे मझोले शेयर्स में क्या हो रहा है और साथ ही साथ क्या करना चाहिए, आपकी स्क्रीन पर आएगा। ठीक है, तो बाजार की बढ़िया शुरुआत है और ये संकेत आप देखिए, एडवांस डिक्लाइन से 1690 शेयर हैं हरे निशान में, उसके मुकाबले सिर्फ 300 शेयर इस वक्त लाल निशान में कर रहे हैं कारोबार, तो तेजी के ही संकेत हैं एडवांस डिक्लाइन रेशियो से भी। आज आईटी से भी सपोर्ट है, विप्रो, एचसीएल टेक में, इन्फोसिस में आपको तेजी दिखेगी। टेक महिंद्रा का शेयर आज निफ्टी का टॉप गेनर है, तो वहाँ से सपोर्ट बढ़िया है। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप शेयर को देखते हैं। सोमानी सेरेमिक्स के नतीजे आए थे, शेयर है 14% ऊपर। टीटागढ़ लगातार बढ़िया तेजी हम देख रहे हैं, आज भी करीब 7% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। अपोलो टायर्स के शेयर में 6% के आसपास की तेजी है। इसके अलावा जीएनएस पावर में भी लगातार हम देख रहे हैं कि बढ़िया तेजी हो रही है, 5% ऊपर आज ये शेयर कारोबार कर रहा है। एनसीसी के भी नंबर्स आए थे, एनसीसी का शेयर है करीब 4% ऊपर। पिट्टे इंजीनियरिंग के नतीजे आए थे, पिट्टे इंजीनियरिंग का शेयर है करीब 4% ऊपर कारोबार कर रहा है। इसके अलावा अगर हम कुछ और स्टॉक्स को देखें तो आज आप देखिए ओबरॉय रियल्टी में कल भी तेजी थी, आज भी तेजी हो रही है, करीब 3.5% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। इसके अलावा एल&टी फाइनेंस में तेजी है, एल&टी टेक में तेजी है, तो एल&टी ग्रुप वाले जो शेयर है वहाँ पर आपको आज तेजी ठीक ठाक दिखेगी। कुछ और शेयरों पर जरा नजर डालते हैं जहाँ पर आज आपके लिए मोमेंटम दिख रहा है तेजी का। मिड कैप वाले कुछ काउंटर्स को चेक जरा हम करेंगे और उसमें आप देखिए आईटी वाले जो मिड कैप काउंटर है वहां पर भी तेजी दिख रही है। एम्फेसिस का शेयर करीब 3% ऊपर कारोबार कर रहा है। कैस्ट्रॉल में करीब इसके अलावा 3% की तेजी है। और एनएचपीसी जहां पर कल हम देख रहे थे कि एनएचपीसी एसजेवीएन ये शेयर चल रहे थे, आज भी वहां पर मोमेंटम बना हुआ है, करीब 2% की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। तो मिड कैप का भी मूड अच्छा है और ये मूड पूरी तरह से आपको दिख रहा होगा एडवांस डिक्लाइन के रेशियो में। बाजार इस वक्त है करीब 100 अंकों पर, 22,300 के ऊपर के निफ्टी आप देखेंगे और निफ्टी बैंक में भी आज बराबर की तेजी है, बराबर भागीदारी है। 250 अंकों की तेजी निफ्टी बैंक में भी आज हमें दिख रही है। चलिए अब अपने गेस्ट के पास चलेंगे और उनसे ये समझेंगे कि आज आपको ओपनिंग के लिए किस तरह के सौदे लेने हैं। किरण जी, शुरुआत आपसे करेंगे। बताइए आज कौन सा शेयर है, क्या चुना है आपने ओपनिंग ट्रेड के लिए? सो मेटल एंड आईटी ये दोनों ऐसे काउंटर है जो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि आज के दिन के फ्लेवर हो सकते हैं। सो आईटी के अंदर डेफिनेटली हम इन्फोसिस के साथ जाना चाहेंगे क्योंकि लास्ट 15 दिन से स्टॉक एक रेंज के अंदर था। ऊपर में आप देखोगे तो 1440 का रेजिस्टेंस था, उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा था। आज ओपनिंग के बाद वो 445 के ऊपर सस्टेन्ड है और जिस तरह से इंटरडे चार्ट्स भी हम देख रहे हैं वहां पे एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। सो नॉट ओनली फॉर द इंटरडे बट 2-3 दिन का अगर आप नजरिया रख रहे हो तो हमें लग रहा है कि इन्फोसिस में लॉन्ग करके जाना चाहिए। ऊपर में 1480 1490 तक के टारगेट आप देख सकते हो, नीचे में 1430 या 1420 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा है, तो इन्फोसिस एक लॉन्ग करके जा सकते हैं करंट मार्केट प्राइस से। अनदर जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है या जो सेक्टर जो अच्छा लग रहा है वो मेटल का है। सो मेटल में जेएसडब्ल्यू स्टील के ऊपर आप ध्यान रख सकते हो। यहाँ पे भी जो एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट आया था, उसका ब्रेकआउट लेवल 870 का था। लास्ट 2 दिन से हम देख रहे हैं कि 870 को कैरी करके स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो आज 875 के आसपास अवेलेबल है। तो जेएसडब्ल्यू स्टील भी आप लॉन्ग कर सकते हो, 860 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और ऊपर में वापस से स्टॉक 900 910 तक आ सकता है। तो डेफिनेटली जेएसडब्ल्यू स्टील एंड इन्फोसिस ये दोनों लॉन्ग करके जा सकते हो। ठीक है, जेएसडब्ल्यू स्टील और इन्फोसिस 1430 या 1420 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए तो 1480-90 तक के टारगेट्स आपको इन्फोसिस में देखने को मिल जाएंगे और जेएसडब्ल्यू स्टील भी चलेगा, आज आधे % के आसपास की तेजी है। प्रशांत जी, आपका शेयर सर ओपनिंग ट्रेड के लिए क्या है, क्या चूज किया आपने? तो अभिषेक जी, मुझे टेक महिंद्रा बेस्ड ऑन ओपनिंग काफी अच्छा लग रहा है एंड 1300 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पे करीबन 1280-1275 के बीच 1278 एक आइडियल स्टॉप लॉस होगा और यहाँ से हम कंफर्टेबली 1350 तक के टारगेट देख सकते हैं, 1350।
ठीक है, 1278 रुपए का स्टॉप लॉस, करीब करीब 20 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस और 50 रुपए ऊपर का टारगेट टेक महिंद्रा। आज निफ्टी का टॉप गेनर में भी शुमार है। एलटीआई माइंट्री और टेक महिंद्रा दोनों करीब 2-2% की तेजी दिखा रहे हैं, लेकिन ये तेजी बढ़ेगी। 1350 रुपए की तैयारी आप कर लीजिए 1278 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। ये कुछ आपका शेयर आप क्या लॉन्ग कर रहे हैं? क्या भी आप भी आईटी के साथ ही जाएंगे? जी नहीं, मेरा थोड़ा सा डिफरेंट सेगमेंट है। यहाँ पे अगर हम देखें तो टाइम टेक्नोप्लास्ट जिसकी चर्चा हमने आई थिंक पिछले हफ्ते भी की थी। एक मोमेंटम आया था, फिर एक डिप के बाद स्टॉक यहाँ से फिर रिवाइव कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करना चाहें तो बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। नियर टर्म के लिए यहाँ पे 290 पहला टारगेट होगा। वो क्रॉस होने के बाद 296 का जो लेवल है वो आपके लिए सेकेंड टारगेट एक्ट करेगा। और यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है वो करीब 278 के आसपास बनता है। तो एक अच्छा मोमेंटम इसमें फिर से लौटते हुए नजर आया। हमें लग रहा है ये जो रैली आई है इसको 295 296 के जो लेवल्स हैं यहाँ तक बिल्कुल लेके जा सकती है। नजदीक का स्टॉप लॉस है 278 रुपए का और 296 रुपए तक के टारगेट्स आपको टाइम टेक्नोप्लास्ट में देखने को मिल सकते हैं। सारे के सारे टारगेट्स और सारे के सारे स्टॉप लॉसेस बिल्कुल आप नोट कर लीजिए, देख लीजिए। आपके स्क्रीन पर फटाफट आते जाएंगे, हमारे प्रोड्यूसर सब लगातार आपके लिए नोटिस करवा भी रहे हैं। तो टाइम टेक्नोप्लास्ट है कुश की तरफ से। रत्नेश जी, आखिर में आपका शेयर जानेंगे। आप बताइए आपने क्या स्पॉट किया है ओपनिंग ट्रेड के लिए? पहले तो मैं अपडेट हूँ। टिमकन का मेरा मॉर्निंग कॉल था तो 42 रुपए के आसपास 6% बढ़ गया है। तो उम्मीद करता हूँ जिन दर्शकों ने लिया होगा उनको थोड़ा मुनाफा इसमें मिल रहा होगा। दूसरा, अभी जो ओपनिंग ट्रेड मुझे ऐसा लगता है केपीआईटी टेक में काफी एक अच्छा यहाँ पे एक फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कप एंड हैंडल यहाँ पे बन जाएगा। इसमें जो पहला जो 1552 रुपए के ऊपर काफी अच्छा ब्रेकआउट आएगा तो मुझे ऐसा लगता है केपीआईटी टेक में बड़ी तेजी बन सकती है। यहाँ पे 1510 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के 1600 रुपए तक के टारगेट केपीआईटी टेक में बन सकते हैं। ठीक है, केपीआईटी टेक। रत्नेश जी, एक बार टारगेट जरा रिपीट करेंगे आप केपीआईटी टेक का? 1600 रुपए तक के टारगेट केपीआईटी टेक में बन सकते हैं। ठीक है, 1600 रुपए का टारगेट केपीआईटी टेक के लिए। स्टॉप लॉस होगा 1510 रुपए का। ये आपके लिए शेयर। बाजार की स्ट्रेंथ देखिए और बढ़ गई। इंडिया विक्स 20 के आसपास है, हल्की सी गिरावट वहां पर है और फिर से कह सकते हैं कि बाजार में कॉन्फिडेंस वो लौट रहा है। 22,321 का आप इस वक्त लेवल देखेंगे निफ्टी पर। निफ्टी बैंक की बात करें तो 250 अंक ऊपर और अभी भी एडवांस डिक्लाइन रेशियो पूरी तरह से हम देख रहे हैं कि बेहतरीन तरीके से पक्ष में है तेजी के खिलाड़ियों के। मयूरेश जी, आपसे जरा ना प्रॉपर्टी वाले स्टॉक्स पर, रियल एस्टेट पर मैं व्यू चाहूंगा। ओबरॉय रियल्टी में तो आज तेजी है। कल हम देख रहे थे कि शोभा, बाकी स्टॉक्स भी चल रहे थे। रियल एस्टेट की क्या आपको लगता है कि ये जो तेजी की साइकिल है ये कितनी लंबी चलेगी? कोई पसंदीदा आपका शेयर जहां पर आपको लगता है कि वैल्यूएशन अभी भी ज्यादा स्ट्रेच नहीं है, वो कौन सा होगा सर? आई थिंक फॉर द साइकिल एज अ होल 6 साल का साइकिल है। हम शायद तीसरे साल में हैं ये 6 साल के साइकिल में। तो द साइकिल विल कीप ऑन डूइंग वेल फॉर द रियल एस्टेट सेक्टर एज अ होल। जो प्री सेल्स वेलोसिटी है, पिछले हफ्ते भी आपने देखा होगा डीएलएफ ने एक लॉन्च किया था हफ्ते भर में। दैट एंटायर प्रोजेक्ट गॉट गॉबल्ड अप। साउथ में एक प्रोजेक्ट सिमिलर ऐसे हुआ था। वेस्ट इंडिया में पूना में एक प्रोजेक्ट वैसे हुआ था। तो कहीं ना कहीं आई थिंक द एपेटाइट फॉर हाउसिंग एंड स्पेसिफिकली आई थिंक जो प्रीमियम सेगमेंट ऑफ हाउसिंग है वहाँ पे एपेटाइट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जो इन्वेंट्री लेवल्स है काफ़ी रियल एस्टेट प्लेयर्स की ये अच्छी खासी कम हो चुकी है। एंड बिकॉज ऑफ इम्प्रूव कैश फ्लोज, लेवरेज यानी जो डेट लेवल्स है काफ़ी बैलेंस शीट्स के ऊपर अक्रॉस द सेक्टर has also come down significantly। तो नतीजे आई थिंक एक टेस्टिमनी थे कि नतीजे काफ़ी ठीक ठाक आए थे और आउटलुक भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखा है अगले वर्ष के लिए भी। तो आई थिंक काफ़ी प्लेयर जिनके पास है बने रहना चाहिए स्टॉक्स लाइक डीएलएफ, ओबेरॉय, शोभा हो तो, क्योंकि यहाँ पे जो ईपीएस आरएस रेटिंग्स है ऐसे हम देखते हैं मार्केट्स में इंडिया में वो काफ़ी अच्छी लग रही है। बट एज अ प्ले फॉर द सेक्टर एज होल मुझे लगता है आई थिंक जो रियल एस्टेट एंसिलरीज है इस पे फोकस रखना चाहिए। क्योंकि हर एक रियल एस्टेट साइकिल में अगर आप एक डिसमिनेशन करें तो पहले 2 से 3 वर्ष जो होते हैं वो डेवलपर्स के होते हैं और उसके बाद जो एंसिलरी प्लेयर्स होते हैं वो शायद प्लाईवुड प्लेयर हो, सिरेमिक प्लेयर्स हो, सैनिटरी वेयर प्लेयर्स हो या इवन टाइल वाली कंपनियां हो। आई थिंक दे शैल स्टार्ट डूइंग वेल क्योंकि जैसे नए नए घर बनते जाएंगे
यू विल हैव योर फिटमेंट्स डन, आप ये घर को रिनोवेट करते जाओगे, या एग्जिस्टिंग हाउसेस जो एग्जिस्टिंग बिजनेस भी है वहां पे भी रिफर्बिशमेंट काफी ठीक ठाक होगी। ये सारी कंपनीज ने इनपुट कॉस्ट का एक अच्छा खासा मार झेला था इन द पास्ट फ्यू क्वार्टर्स, बट कहीं ना कहीं वहां स्टेबिलिटी दिख रही है। और जैसे डिमांड वापस आती है, एक प्राइसिंग पावर और रियलाइजेशन ग्रोथ जो ठीक ठाक होनी चाहिए अक्रॉस द स्पेक्ट्रम फॉर रियल एस्टेट एंसिलरीज, ये आई थिंक अच्छी रहती है। तो आई थिंक इफ यू ब्रेक आउट द रियल एस्टेट सेक्टर, next 2 years in my opinion will belong to the real estate ancillaries for all these factors that I've mentioned। और काफी कुछ डायनामिक्स भी चेंज हो रहे हैं, जैसे मैं कह रहा था इनपुट कॉस्ट, रियलाइजेशंस बेहतर, डिमांड सप्लाई के फैक्टर्स के वजह से अर्निंग्स ग्रोथ भी ठीक ठाक होनी चाहिए। तो आई थिंक जो डेवलपर्स हैं डेफिनेटली होल्ड करें, बट फोकस विद इन दिस सेक्टर ऑन द एंसिलरी एट दिस स्टेज। ठीक है, डन सर। तो खैर इस बीच आप निफ्टी देख पा रहे होंगे 22,300 के ऊपर तो है, लेकिन 300 के ऊपर की फोर्स थोड़ी एब्सेंट हो रही है धीरे धीरे। वजह मैं आपको बता देता हूँ, वो है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स गिरा ज़रूर है 0.5%, लेकिन अभी भी वह ट्रमेंडस फॉल नहीं आया जो हमको चाहिए। एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, आज ना एक ब्लिप हुआ है विक्स के अंदर, वो करीब पहुँचा है 19 के आसपास, 18.97 का लगा है, अभी ये 20 पे चल रहा है। जो ये जो ब्लिप अगर वापस से नीचे आ जाता है ना, यानी कि ओपनिंग आज लगी है एक झटके के साथ, जैसे बाजार खोला तो विक्स को डाउन मारा था, तो वो अगर वापस आ जाता है इसी लेवल पे, तो आज आप डेज हाई पे बंद होंगे, ट्रस्ट में। और अगर ये वापस डेज हाई पे, डेज लो पे नहीं आता विक्स, यानी कि उसने 19 का विक्स नहीं लगाया हुआ है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ सकता है। यहाँ पे हाथ बदला होगा, क्योंकि 22,300 के आसपास आपके 50 दिनों की एवरेज आके बनती है, यहाँ पे आके रुख सजाएगा। एक चीज़ मैं आपको सिर्फ कहना चाहता हूँ, आज ओपनिंग का जो प्रेशर होता है ना, कि ओपनिंग के बाद ड्रैग करता हुआ जो बाजार लेके जाता है, वो कंप्लीट हो चुका है। अब बाजार को अपने डाटा पे चलना होगा। जो ओपनिंग का मज़ा जिसको चाहिए था कि 118 पॉइंट ऊपर खुल रहे हैं सर, हम तो बढ़िया खुल रहे हैं, वो बढ़िया 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 वाला सब कंप्लीट हो गया अभी तक। तो वो स्क्रीन देख के, डाटा देख के साफ समझ में आ रहा है। अब आप जब चलोगे तो अपने ही दमखम पे चलोगे, और उसके लिए डाटा मैन्युफैक्चर करना होगा। एक अच्छी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आज HDFC, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ दोनों के पास करीब करीब आधे % की बढ़त है। और कुछ एक और स्टॉक्स भी हैं हमारे लिस्ट में। जरा पहले मैं उन्हीं से सिलसिलेवार तरीके से शुरू करता हूँ। प्रोड्यूसर साहब जल्दी जल्दी लगाते जाइएगा स्टैंपिंग, और ज़रा मेहमानों से पता करते हैं। रत्नेश जी आपसे कर रहा हूँ ज़रा शुरुआत आज के तेज़ी वाले शेयर्स की, डेरिवेटिव्स वाले की। IT कंपनीज आपने ऑलरेडी बता दिया। एक LTTS चेक करना चलेगा कि नहीं चलेगा? अगर LTTS ख़राब है तो उसकी जगह मुथूट फाइनेंस ले लेना मेरे से। ये चलेगा नहीं चलेगा चेक कर लो सर ज़रा जल्दी से। LTTS में इतनी ज्यादा लंबी तेजी नहीं दिख रही मुझे डिम्पी जी, तो मेरे हिसाब से अभी तो इसको डू नॉट टच रहने दीजिए तो ज्यादा बेटर है। तो मुथूट चेक करो। मेरे को पहले ही लग रहा था आप LTTS गिरा ही दोगे आप, इसलिए मैंने दूसरा शेयर पूछ लिया आपसे। मुथूट फाइनेंस जरा ये चेक करो। तो फाइनेंस जरूर एक अच्छा कंटिन्यू हाई राई फॉर्मेशन बना रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे रिस्क और इसमें अभी भी फेवर में बैठता है। 1660 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के 1730-40 के टारगेट आते दिख सकते हैं। ठीक है, कुछ शॉर्ट कवरिंग के शेयर्स भी हैं। कुछ जरा मैं आपसे पता कर लेता हूँ शॉर्ट कवरिंग जहाँ जहाँ पे थोड़ी हाई हो रही है वो शेयर कौन कौन से हैं। एक जरा श्री सीमेंट आप चेक करो, वो प्राइस में ऊपर है और ओपन इंटरेस्ट में घटा हुआ है। श्री सीमेंट जरा चेक करना, ठीक लग रहा है? ये शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट है, स्विंग का बेनिफिट लेना चाहता हूँ बस। So, देखिए बहुत बड़ी मूव यहाँ पे हो सकता है कि ना आए। 200 डे मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है, हालांकि उसके मार्जिनली ऊपर है, बट हमें लग रहा है कि कोई बहुत ज्यादा बड़ी यहाँ पे रैली शायद ना आती दिखे। तो मेरे हिसाब से इसको वेट एंड वॉच लिस्ट पे ही रखें फिलहाल। वेट कर लेते हैं सर, कोई इशू नहीं, हमको वेट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज़ मैं और पता कर लेता हूँ, 101 पे आ गया है 22,000 वाली कॉल, ये आज की एक्सपायरी है, जरा दिखा सकते हो प्रोड्यूसर साहब? प्रशांत जी थोड़ा मैं आपसे व्यू पॉइंट लेना चाहता हूँ। देखो विक्स ना ऊपर आ गया 0.5%, बस यही मेरी प्रॉब्लम थी। आपने जितनी बड़ी तेज़ी दिखाई है ना, उस हिसाब से विक्स को उतना नीचे गिराया नहीं। गिर जाता तो काम पक्का हो जाता, लॉक हो जाता, ताला बंद हो जाता कि भाई ठीक है अब आज का बॉटम बन गया, अब आज नहीं गिरेंगे। लेकिन वो अभी भी कंसर्न है जो आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एक लेवल के लगने के बाद ना वापस से फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बाजार करेगा, ये बिकॉज ऑफ दिस ही करेगा। ठीक, अब आप देखो सुबह सुबह हमने बैंक निफ्टी का 48,000 का लेवल आज का हाई बनाया। आपको यकीन नहीं हो रहा हो ना तो अपने टर्मिनल चेक करना, 48,001 का ही हाई बनाया, एक ऊपर 1 रुपया लगाया बस ऊपर इन्होंने, और उसके बाद इन्होंने करीब 200 पॉइंट ऊपर से फॉल भी दिया है। तो ये हो क्या रहा है ना, मार्केट के अंदर थोड़ी चर्निंग सी हो रही है, थोड़ा सावधानी से ट्रेड रखें।
मेरे को ऐसा लगता है कि अभी कोई दिक्कत नहीं है, बॉटम बनने का पहला साइन ही ऐसा होता है कि ऊपर पे आके हल्का हल्का नीचे आएंगे लेकिन अपने बेस को नहीं तोड़ेंगे। प्रशांत जी, ज़रा शेयर आपसे पता करना है, वो शेयर ज़रा आप चेक कीजिएगा। शॉर्ट कवरिंग तो नहीं, मैं आपसे लॉन्ग वाला ही शेयर ही पता करता हूँ, ज़रा देख के बताइए। MGL सर, MGL ठीक है क्या? ट्रेड लेना चाहिए MGL पे आज? जी डिम्पी जी, यहाँ पे क्लियर कट बेस फॉर्मेशन तो हुआ है और मुझे लग रहा है कल यहाँ पे एक अच्छी मूव आ सकती है। बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा प्रीएम्प्ट करके ले सकते हैं। एक कॉइल इफेक्ट जो बोलते हैं हम, स्प्रिंग इफेक्ट, वो यहाँ पे शायद दिख सकता है आज 1 और 2 दिन में, यानी आज या कल में। तो जो स्विंग में लो बना हुआ है करीबन 1257, आइडियल स्टॉप लॉस ये होगा अगर कैश में कोई ट्रेड कर रहा है। बट अगर कोई छोटा स्विंग ट्रेड लेना चाहे तो आप जस्ट जो कल का लो बना था 1280, उसके नीचे यानी 1275 1278 के आसपास स्टॉप लॉस रख के भी बाय कर सकते हो। एक बार ये स्पॉट अगर 1336 क्रॉस कर दे, 1336, मुझे लग रहा है ये बहुत तेज चलेगा और आपको 1370 तक भी लेवल दिख सकते हैं। तो रिस्क कम है, रिवॉर्ड ज्यादा है, बिल्कुल यहाँ पे एंटर करना चाहिए। कुछ होंगे और कुछ इस चीज़ के गवाह भी होंगे। हमें कई दिनों से टिमकेन के बारे में पूछ रहे हैं, जब कई दिनों से पूछ रहे हैं तो कई दिनों से चल भी रहा है वो। आज भी टिमकेन देखो आप, बढ़िया मूवमेंट दिखा रहा होगा। टाटा ग्रुप की कंपनी है टिमकेन, TIMKN, ये वाली 6% ऊपर है। कुछ मैं आप दूसरा क्वेश्चन थोड़ा पूछता हूँ आपसे, जिन्होंने पुराना सुन के समझ के हमारी चर्चाओं को टिमकेन लिया हुआ है, एक तो आप प्रॉफिट बुक कर लें। पहला पॉइंट, 7 दिन के अंदर 25% कम नहीं होता जबकि बाजार खराब था। यह है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अगर इसमें और भी दम है तो क्या नए वाले लोग भी अंदर आ जाएं इसके अंदर? तो डिम्पी देखिए, पहले क्वेश्चन का आंसर दें कि जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन हो उन्हें क्या करना चाहिए। मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको एनीवेयर फ्रॉम 25 to 50% ऑफ योर पोजीशन प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। जैसा आपने सही बताया, बहुत ही शार्प अप मूव है। फिलहाल कोई संकेत नहीं है कि जो मोमेंटम है ये थम रहा है, तो राइड करना चाहिए। लेकिन जिस तरह की वॉलेटिलिटी हम पूरे मार्केट में देख रहे हैं, हो सकता है कि स्टॉक में भी आपको एक अचानक से प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिखे। तो इस लिहाज से आपको एटलीस्ट 25 to 50% प्रॉफिट बुक करके चलना चाहिए इस लेवल पे। बाकी की जो पोजीशन है उसको 4100 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। अब जो क्वेश्चन रहा दूसरा कि कितना ऊपर जा सकता है, क्या नए वालों को यहाँ पे लेना चाहिए। मेरे हिसाब से ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल तो नहीं है, बट जैसा रत्नेश ने आज सुबह कॉल दिया था और स्टॉक चल भी रहा है, तो कोई मोमेंटम प्ले के हिसाब से चाहता हो इंट्राडे या नियर टर्म के हिसाब से, तो छोटी क्वांटिटी में लें। तभी भी आपका जो स्टॉप लॉस है ये 4100 ही रहेगा। ऑन दी अपसाइड हमें लग रहा है यहाँ पे 4350 एंड 4400 तक के लेवल्स जो हैं इस मोमेंटम में ये स्टॉक दिखा सकता है। तो छोटी क्वांटिटी के साथ अगर कोई नई पोजीशन लेना चाहे तो ले सकते हैं। ध्यान रहे कि ऑलरेडी रन अप है, तो बहुत ज्यादा बड़े मुनाफे की एक्सपेक्टेशन यहाँ से नहीं होगी। तो 4400 तक के लेवल्स के लिए 4100 के स्टॉप लॉस के साथ छोटी क्वांटिटी में फ्रेश पोजीशन कंसीडर कर सकते हैं इनको लेकर। पर मार्केट्स पे एक बार नज़र डालें तो यहाँ पे थोड़े से ऊपरी स्तरों से हल्के ज़रूर हुए हैं, क्योंकि निफ्टी बैंक अब 100 अंकों की ही तेज़ी दिखा रहा है। पर निफ्टी मतलब बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो एक बार रत्नेश आप बंधन बैंक पे भी चार्ट चेक दीजिए, क्योंकि एकाएक देखिए निफ्टी बैंक ने तो हरे निशान में शुरुआत की, पर मैं देख रही थी कि ओपनिंग के बाद एकाएक करके काउंटर लुढ़कता हुआ नज़र आया। आज नतीजे भी हैं। कैसा दिख रहा है बंधन बैंक आपको चार्ट्स पे? हालांकि निचले स्तर से थोड़ा रिकवर ज़रूर हुआ है, पर क्या यहाँ पे नतीजों से पहले और कमज़ोरी आ सकती है, या फिर ऐसा कुछ लग रहा है कि नतीजों के बाद ये कमज़ोरी गहरा सकती है? बंधन बैंक कंटिन्यू अंडर परफॉर्मिंग, काफी ज्यादा प्रेशर में, कंटिन्यू लो फॉर्मेशन पे पूरी तेजी में किसी तरह का पार्टिसिपेशन नहीं, तो मुझे नहीं लगता है यहाँ पे अभी किसी तरह की तेजी की पोजीशन एडवाइजेबल रहेगी। तो वो जिस तरह का नतीजे का आपने जिक्र करा तो आने वाले, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो इसको टच नहीं करना चाहिए, और इसमें जो मध्य गिरा सकती है वो 180 रुपए के नीचे हो ज्यादा मध्य गिरा सकती है। इसलिए मेरे हिसाब से अभी इससे थोड़ी सी दूरी बना रखे लॉन्ग पोजीशन के लिए। ठीक है, तो अभी थोड़ी सी दूरी इस पे आपको ज़रूर बना के चलनी है बंधन बैंक पे। नतीजों से पहले यहाँ पे एक गिरावट ज़रूर है, पर इस बीच पूरा आईटी पैक तो अच्छे से बस कर ही रहा है, और पीएफसी आरईसी जैसे काउंटर्स भी हैं जो कि फोकस में है पावर स्पेस में से, क्योंकि कल हमने देखा था कि पीएफसी के नतीजे आए थे और नतीजे अच्छे ही रहे। स्टॉक में 3-3.5% की तेज़ी भी थी। एक बार प्रशांत पीएफसी पे चार्ट चेक देंगे, क्योंकि आज फिर जो है करीब 2-2.5% की तेज़ी ये होल्ड कर रहा है काउंटर। आई थिंक इसका 480 के आसपास इसका रीसेंट हाई था। क्या ये अब उस लेवल को फिर से छूने की तैयारी में है?
तो सृष्टि यहाँ पे बहुत क्लियर रहा है मेरी। यहाँ पे मैं लॉन्ग अगर कोई है तो सबसे पहले आप 460 जब आए प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बट इसमें एक बहुत ही अच्छी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी 465 470 के बीच, तो उस लेवल के लिए वेट कीजिए। यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो चुका है, ये बहुत क्लियर है, ये एक पुल बैक है और यहाँ से मुझे लग रहा है एक बार ये स्टॉक फिर से 470 के आसपास है, यहाँ पे बिकवाली नजर आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो जो लॉन्ग है 460 464 के आसपास बुक कर लीजिए और डाउन साइड आज के लो के आसपास ही स्टॉप लॉस लगे करीबन 437 438, बट स्ट्रिक्ट सलाह होगी 460 65 जितना आपको दिख जाए प्रॉफिट बांध के बाहर हो जाए। ठीक है प्रशांत जी, एक टफ क्वेश्चन आपसे पूछना है, तैयार हो ना आप? पूछ लें, कोई दिक्कत तो नहीं? जी जी बिल्कुल जी जी डिम्पी जी ठीक है, पूछ तो लीजिए। फिर आप हमारी स्क्रीन पे जरा जो देखोगे ना, वो आपको कॉल दिखेगी 22,200 की निफ्टी की कॉल दिखाओ, आज की एक्सपायरी की 16 मई की। प्रशांत जी आप भी लगाओ अपने टर्मिनल पे, 16 मई की 22,200 की एक्सपायरी है, 22,200 की स्ट्राइक है। ठीक है, रेट चल रहा होगा 91 92 के आसपास। ये बिल्कुल मैंने इसको 15 मिनट चार्ट पे लगाया है, बॉटम पे है ये। आज के इसका हाई वैसे तो 140 का भी बना हुआ है, ये अभी वापस से 92 रुपीज़ पे मिल रही है। प्लस कर लें इसको सर, सामने पे लिखी हुई है 92। बाजार को अगर यहीं से वापस थोड़ा भी रिकवरी देना है तो एक कॉल 125 150 की आज ही आज में वापस हो जाएगी। रिस्क रिवॉर्ड ठीक लग रहा है मेरे को, तो बताओ आप सर। तो डिम्पी जी मुझे लग रहा है कि जिस तरह से हम ओपन हुए हैं और जो प्राइस एक्शन एंड वॉल्यूम दिख रहे हैं ओवरऑल, अगर मैं फ्यूचर्स को देखूं अभी हम ऑलमोस्ट 22,350 पे हैं, बट मुझे लग रहा है कि आज के सत्र में हम कहीं ना कहीं 22,265 270 को टेस्ट कर लेंगे, यानी 60-70 पॉइंट नीचे। तो मुझे नहीं लग रहा है कि अभी इस लेवल पे कॉल में एंटर करना चाहिए, मुझे लग रहा है वेट करना चाहिए। और इनफैक्ट अगर इसमें कोई लॉन्ग हो भी तो आप मेरे हिसाब से आपका स्टॉप लॉस बहुत नजदीक करीबन 75 पे होना चाहिए, ताकि कोई रिवर्सल है आप प्रॉफिट बांध के बाहर हो जाए। एक्सपायरी है तो प्रीमियम्स बहुत जल्द, अगर जो मुंह में कह रहा हूँ वो आ जाए तो शायद वो प्रीमियम्स बहुत जल्द इरोड हो सकते हैं। सो जो लेवल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फ्यूचर्स में होगा 22,265, यहाँ से करीबन 60-70 पॉइंट नीचे। और ये आज की एक्सपायरी में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैं कोई पुट में ट्रेड नहीं करूंगा, बट डेफिनेटली लॉन्ग्स पे कॉशियस रहना चाहिए। देखने की ऊपरी स्तरों से थोड़ा थोड़ा प्रेशर आ रहा है। निफ्टी की बढ़त रह गई है करीब करीब 60-65 अंकों के आसपास की। और निफ्टी बैंक की बात करें तो जो 250 अंक ऊपर था निफ्टी बैंक, अब वो रह गया है सिर्फ 100 अंक ऊपर, 0.25% से भी कम की तेजी रह गई है। 47,800 के नीचे आकर इस वक्त निफ्टी बैंक कारोबार कर रहे हैं, यानी कि ऊपरी स्तरों से करीब करीब 200 अंकों के आसपास का प्रेशर है निफ्टी बैंक पर। निफ्टी 22,250 के आसपास से हमने 300 के ऊपर के स्तर देखे निफ्टी में, थोड़ा सा प्रेशर जरूर बनता हुआ दिख रहा है। अमेरिका में जिस तरह से महंगाई के आंकड़ों में थोड़ी सी कमी आई है, सीपीआई महंगाई दर, उसके चलते हम देख रहे हैं कि आईटी शेयरों को आज सपोर्ट मिल रहा है। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एलटीआई, माइंट्री, एचसीएल टेक, ये तमाम शेयर आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल है। लेकिन दूसरी ओर अगर आप देखेंगे तो मारुति सुजुकी आज ये 2% के आसपास की गिरावट ये शेयर दिखा रहा है। और कंजम्पशन और फार्मा स्टॉक्स पर भी आज प्रेशर है। ब्रिटानिया हो गया या फिर सन फार्मा, सिप्ला, ये सारे के सारे शेयर आज गिरावट के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन चलिए कुछ स्टॉक्स पर व्यू लेते हैं जहां पर आज एक्शन ठीक ठाक है, कि आपके लिए मौके वहां पर और बढ़ रहे हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं। एक स्टॉक जरा आप चेक कीजिए, कुछ कैस्ट्रॉल का। आज तेजी है कैस्ट्रॉल में। कैस्ट्रॉल कैसा लग रहा है आपको? क्या इसमें ट्रेड कोई बन रहा है आपके हिसाब से? अभिषेक देखिए, यहाँ पे एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से ट्रेड बिल्कुल बन रहा है। अगर आप देखें तो स्टॉक में जो 185 का जो जोन है, जहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है, उसको फिर से एक बार रिस्पेक्ट किया है। ये पूरे साल का अगर मैं देखूं तो करीबन पूरे साल का लो रहा है, एटलीस्ट फेब ऑनवर्ड्स। तो उस लिहाज से हमें लग रहा है कि एक पॉजिटिव ट्रेड यहाँ पे लिया जा सकता है। सिर्फ चैलेंज ये है कि वॉल्यूम काफी थिन है और मोमेंटम थोड़ा मिसिंग है। तो ये ट्रेड उनके लिए होगा जो इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं एनीवेयर फ्रॉम 1 to 3 मंथ काइंड ऑफ अ टाइम होराइजन। तो 185 के स्टॉप लॉस के साथ इसे आप बाय करें। पहला टारगेट आपके लिए यहाँ पे 200 का ही होगा, जो दूसरा टारगेट है ये 210 का है। तो थोड़ा पेशेंस अगर आप इसमें रख सकें, लेके होल्ड कर सकें, तो आप कैस्ट्रॉल को कंसिडर कर सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है यहाँ पे। मोमेंटम हल्का सा आप कह सकते हैं कि मिसिंग है। ठीक है, कैस्ट्रॉल में आप ट्रेड कर सकते हैं, ये राय खुश की। लेकिन चलिए अब ये समझेंगे कि ऑप्शंस में आपके लिए मौके कहां पर बन रहे हैं। ऑप्शंस का चैंपियन लेकर आएंगे।
ऑप्शन की चैंपियन के लिए अंशुल जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंशुल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। बताइए आज क्या ट्रेड करें, ऑप्शंस में कहां पर मौके बन रहे हैं? नमस्कार अभिषेक जी, नमस्कार डिम्पी जी, नमस्कार सृष्टि जी। अभिषेक जी, एक अपडेट से चालू करूंगा। मंडे क्लोजिंग शो में M&M फाइनेंस बाई दिया था 270 के टारगेट के साथ। 267.85 का हाई लगा और अब रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ऑलमोस्ट 10 रुपए का प्रॉफिट है, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाना चाहिए। दूसरा कंडीशनल बाई रहेगा। HDFC बैंक में देखें तो 4 महीने के लोज के अगेंस्ट फेल्ड लो की फॉर्मेशन है। 75 मिनट के चार्ट पे इसका स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है फ्रॉम बेरिश टू बुलिश, और अब ये जो पुल बैक आ रहा है ये बाई ऑन डिप्स वाला पुल बैक है। तो HDFC बैंक में तेजी, HDFC लाइफ में तेजी दिख रही है। 560 का कॉल बाई करना चाहिए, लेकिन कंडीशनल बाई रहेगा। 10 रुपए 80 पैसे के ऊपर इसको बाई करना है। 10 रुपए 80 पैसा जैसे निकलता है 560 का कॉल बाई करना है। 5 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाना है और 21 रुपए का टारगेट बनेगा। 1100 की लॉट साइज है। 10 रुपए 80 पैसे के ऊपर बाई करते हैं तो 5830 रुपीज का रिस्क आएगा और 11,220 रुपए का आपका रिवॉर्ड आएगा। तो विच इज 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। तो HDFC लाइफ कंडीशनल बाई है। 560 का कॉल 10 रुपए 80 पैसे निकलने के बाद ही बाई करना है 5 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ। लाइफ में आपको ऑप्शन का ट्रेड लेना है, लेकिन शर्तों के साथ। 560 वाली कॉल खरीदनी है आपको। 10 रुपए 80 पैसे के ऊपर, स्टॉप लॉस 5.5 रुपए, लक्ष्य 21 रुपए, अधिकतम मुनाफा 11,220 और अधिकतम नुकसान है 5,830 का, ऑलमोस्ट आधा। तो रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से भी ये ठीक ठाक है। HDFC लाइफ हल्के से प्रेशर के साथ फिलहाल ये कारोबार कर रहा है, इसलिए ये कंडीशन भी डाली है अंशुल जी ने। अंशुल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये ऑप्शन की स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। कुछ और स्टॉक्स पर जरा व्यू लेते हैं और हम देख रहे हैं कि सरकारी कंपनीज में आज भी सिलेक्टिव एक्शन है। कल तो बढ़िया मौके दिख रहे थे कुछ, लेकिन आज अगर आप देखेंगे एक शेयर जिस पर हम व्यू चाहेंगे आपसे प्रशांत जी, वो है हडको का। आज ये 245 रुपए का नया हाई शेयर ने बनाया है। अच्छे से चल रहा है हडको। 200 रुपए पार करने के बाद इसकी रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ी है। महीने भर में ही अब ये 250 को नॉक कर रहा है। आप ये बताइए कि हडको क्या यहां से भी आप तेजी देख रहे हैं शेयर में? चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं आपको? तो अभी के लिए अगर व्यू लेना हो तो डेफिनेटली स्ट्रेंथ दिखाई है, बट अभी अगर कोई फ्रेश एंटर करना चाहे, मेरी स्ट्रिक्ट सलाह होगी या तो 250 के ऊपर क्लोजिंग पे ले या तो फिर 225 के नजदीक ले। ये मिडवे है तो सिर्फ एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स को ट्रेल करना होगा 230-32 से। और इसी के साथ अभिषेक जी, मैं एक चीज अपडेट शेयर करना चाहूंगा। अभी जस्ट डिम्पी जी ने मुझे कहा था एक टफ सवाल होगा और उन्होंने 22,200 के कॉल के बारे में पूछा था, जो कि करीबन 95-95 पे चल रही थी। और वहां पे मैंने कहा था कि नया मत आइए, बट एग्जिस्टिंग को 75 का स्टॉप लॉस लगाइए। तो अभी वो 95 से 7650 जाके जस्ट बाउंस हुआ है। तो मेरे हिसाब से जो उनका लाइव टेस्ट था वो मैं पास हो चुका हूँ, जस्ट उनसे एक कंफर्मेशन लेना होगा। आपने अच्छा किया और रोक दिया। देखो, हमारे कोई डाटा था, हमने तो आपके सामने रखा और आपने अच्छे से उसके बारे में बताया और आप अच्छे से पास हुए सर उस टेस्ट में। बिल्कुल बढ़िया, बहुत ही शानदार। चलिए कुछ और स्टॉक्स पर व्यू लेते हैं। आज भी हम देख रहे हैं कि पावर स्टॉक्स में मोमेंटम है। रत्नेश जी, आप जरा बताइए, क्योंकि जो हाइड्रो पावर वाली कंपनीज हैं, NHPC हो गई, SJVN हो गई, वहां पर तो एक्शन है ही, और फाइनेंसिंग वाली जो कंपनीज होंगे REC, PFC, वहां पर भी आज हम तेजी देख रहे हैं। पावर स्पेस में कोई ट्रेड आपको किसी स्टॉक में बनता हुआ दिख रहा है? आप जरा उसको हाईलाइट कर सकते हैं सर। रत्नेश जी, अच्छा, रत्नेश जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कुछ आप जवाब दीजिए फिर सवाल का। पावर में कहां पर आपको थोड़े से मोमेंटम बिल्ड होते हुए दिख रहे हैं? तो दो पिक्स हैं अभिषेक यहाँ पे। SJVN को मैं सुबह चेक कर रहा था, इट वाज वन ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर अ मॉर्निंग कॉल एज वेल। अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें एक अच्छी सी रिकवरी नजर आ रही है। हमें लग रहा है कि यहाँ पे जो अपसाइड है ये और एक्सटेंड हो सकता है 136 से लेके 140 के जो जोन हैं यहाँ तक के लिए।
और 129 के करीब एक अच्छा सपोर्ट है, तो वो आपके लिए स्टॉप लॉस एक्ट करेगा नियर टर्म में। एक और स्टॉक है विच इज पीएफसी। कल मुझे ध्यान है सृष्टि के साथ हमारी इस मॉर्निंग शो पे चर्चा हुई थी, जब करीब 430 435 के रेट चल रहे थे, तब मैंने कहा था कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो रीसेंट हाइज हैं ये फिर से टेस्ट होंगे। मैं जानता हूँ प्रशांत का व्यू शायद थोड़ा इस पे अलग है, बट मैं फिलहाल काफी बुलिश हूँ ऑन पीएफसी। तो आज भी हम इसमें अच्छी काफी बढ़त देख रहे हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पे किसी का पोजीशन हो तो होल्ड करें, ना हो तो भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे आपको ऊपरी स्तर है 480 के, ये देखने मिल सकते हैं आने वाले कुछ हफ्तों में। 480 के लेवल्स दिख सकते हैं। वहीं प्रशांत का व्यू है कि जहाँ पे 470 के आसपास, जहाँ तक मुझे याद है उनका कहना था कि आए तो एक अच्छा सेलिंग कैंडिडेट है। तो दोनों ही साइड के व्यूज़ हैं और मार्केट में ये भी इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि बुल्स और बेयर्स दोनों ही मौजूद हैं। तो किस व्यू के साथ आप जानना चाहते हैं इस पे आपको अब निर्णय लेना है, क्योंकि हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स के थोड़े ऑपोजिट व्यूज़ भी आ रहे हैं। पर जी हाँ, आज के लिए तो पीएफसी का काउंटर मजबूत है। 3-3.5% की जो तेज़ी है वो काउंटर होल्ड करता हुआ दिख रहा है। पर इस बीच एक काउंटर जो कि एकाएक लुढ़कता हुआ दिखा और निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल है, वो है श्रीराम फाइनेंस। एक बार कुछ इसको देखिए, क्या ये वीक हो रहा है चार्ट्स पे, क्योंकि ओपनिंग टिक के बाद ही हमने देखा कि 2% की गिरावट अब इस काउंटर में आ गई है। कैसे दिख रहा है ये चार्ट्स पे? नॉट सो ग्रेट एक्चुअली। देखिए इसकी जो डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी थी, ये आप कह सकते हैं इस महीने के रादर शुरुआत से ही शुरू हो गई थी। इस महीने की शुरुआत में हाई बनाया था, फिर वहां से अगर आप देखें तो कंटिन्यूअस एक लोअर हाई का फॉर्मेशन था। कुछ सेशंस पहले, 2-3 सेशंस पहले एक अटेम्प्ट था टू होल्ड, बट आज का जो फेरोसिटी है सेलिंग का, ये थोड़ा सा चिंताजनक है। अब यहाँ पे बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट जोन है 2250 का, उसको किसी तरह से होल्ड करने की अटेम्प्ट हो सकती है, बट जिस मोमेंटम के साथ ये स्लाइड हो रहा है, हमें लग रहा है कि ये ब्रेक कर सकता है। वो ब्रेक होने पे यहाँ पे आपको सीधे 2150 के जो लेवल्स हैं ये देखने मिल सकते हैं। तो एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो मेरे हिसाब से 2250 का नियर टर्म स्टॉप लॉस लेके इससे एग्जिट कर जाएं और कोई फ्रेश बाइंग फिलहाल तो कंसिडर ना करें। तो फ्रेश बाइंग जो है श्रीराम फाइनेंस में कंसिडर नहीं करनी है। पर इस बीच हम देखें तो जितने भी फार्मा काउंटर्स हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके के हम नतीजे भी देख रहे हैं, कुछ कंपनीज ने आगे की गाइडेंस को लेकर एक्साइट ज़रूर किया है, जैसे कि सिप्ला। पर इसके अलावा आप लुपिन के नतीजे देख लीजिए, बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं था। डॉक्टर रेड्डीज़ के नतीजे भी इतने अच्छे नहीं थे। साथ ही साथ कल हमने देखा कि ग्रैन्यूल्स के नतीजों के बाद काफ़ी गिरावट देखने को मिली। तो हालांकि ये सेक्टर अब थोड़ा सा अंडर परफॉर्मर ज़रूर रहा है, पर जिस तरीके की चाल ये सभी काउंटर्स दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं ऊपरी स्तरों से दबाव वापस लौट रहा है। बायोकॉन भी नतीजों के बाद जो है, नतीजों से पहले माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे लगभग 2% की गिरावट है। हमने बायोकॉन के बारे में चर्चा भी की थी, 216 के आसपास और भी एक्सपर्ट्स बुलिश हुए थे, पर फिर से अब ये 300 के स्तरों के पार आ रहा है। पूरे ही पैक में फिर से एक बिकवाली है। पर मैं प्रशांत एक बार चाहती हूँ कि आप डॉक्टर रेड्डीज़ के चार्ट पे बताइए, क्योंकि यहाँ नतीजे अच्छे भी नहीं थे और बाकी कंपनीज की तरह यहाँ पे कोई अच्छा रीबाउंड भी नहीं आया। तो क्या डॉक्टर रेड्डीज़ इन स्तरों पे भी शॉर्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल सृष्टि, बट एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। स्ट्रक्चर डेफिनेटली खराब हो चुका है, बट जो बड़े स्टॉक्स होते हैं, फार्मा हो या रिलायंस हो या टीसीएस हो, ये 200 दिनों के एवरेज को काफी रिस्पेक्ट करते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें जस्ट 1% नीचे 200 दिनों के एवरेज है, तो रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाई नहीं कर रहा है। इसलिए मैं वेट करूंगा। एक बेहतर सेटअप होगा, ये एवरेज ब्रेक हो जाए, वहां से जब रैली आए तब शॉर्ट कर सकते हैं। सो फिलहाल एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जिनके पास लॉन्ग्स हो वो बहुत क्लियरली स्टॉप लॉस 5790 5790 रखें। ये ब्रेक होने पे आपको एग्जिट करना होगा। शॉर्टिंग के लिए थोड़ा वेट करेंगे, एक इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक होके रैली आने पे इसका स्ट्रक्चर कंफर्म ब्रेकडाउन हो जाएगा, फिर हम शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक शेयर मैं दिखाऊंगा और इसका पूरा 100% क्रेडिट मैं दूंगा संजीव भसीन को, वो है रतन इंडिया पावर। मैंने कल भी उनसे बात पता की थी कि आइडिया और रतन इंडिया पावर जो दोनों 20 रुपये से थोड़े नीचे शेयर हैं, क्या रख लें, कोई वैसी प्रॉब्लम तो नहीं है? उन्होंने कहा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रख लो, थोड़ा चल चुका है। 9:30 से ये शेयर नोटिस हुआ था, मैंने आपको उस दिन से ही नोटिस करवा रहा हूँ, आज 12:30 हो गया। ठीक है, आप इसका दिखाओगे 10 दिन का चार्ट, 10-15 दिन हुए होंगे सर को बताए हुए, इससे ज़्यादा समय नहीं हुआ होगा। वोडाफोन आइडिया भी सर ने आपको बताया हुआ है कि आप 25 रुपये तक होल्ड करके रखो, थोड़ा उतार चढ़ाव होगा,
बट वैसी कोई दिक्कत नहीं है। ये इस पूरे मंथ में 36% ₹3.5 है, तो आप मान के चलिए 9.5 के आसपास उन्होंने नोटिस करवाया था, 12.5 है। तो जो शेयर आपके ग्रिप में आ जाए ना उसको आप अच्छे से पकड़ लो। एक चीज़ मेरे को और अच्छी आज दिख रही है, वैसे मैं अभी इसको बोलूँगा नहीं इसके बारे में, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है आज बैंक निफ्टी का बिहेवियर। आज बैंक निफ्टी का बिहेवियर ना अच्छा है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। हालांकि निफ्टी ज़्यादा बड़े गैप के साथ खुला था, निफ्टी के अंदर ज़्यादा पावर है, ज़्यादा स्ट्रेंथ है, लेकिन बैंक निफ्टी आज ज़्यादा अच्छे से प्ले कर रहा है इस फॉल को, वो ज़्यादा गिर नहीं रहा। दूसरा पॉइंट, इसके फ्यूचर अभी भी 48,000 के ऊपर है और इसका स्पॉट अभी 47,800 के ऊपर है। थोड़ा इंडिया विक्स बढ़ा हुआ है, ये मेरे हिसाब से जो मैंने अभी कैलकुलेशन अपनी देखी है, मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा बढ़ना भी नहीं चाहिए तो ज़्यादा गिरेगा भी नहीं। और एक बार ये अगर गलती से 20 के नीचे आ जाए, यानी कि 1998 के नीचे चला जाए, तो फिर ये आज आपको सेकंड हाफ में बहुत बढ़िया शॉर्ट कवरिंग करवाएगा मार्केट। लेकिन इसकी कंडीशन है विक्स नीचे होना चाहिए। जब तक विक्स नीचे नहीं होगा, कितनी अच्छी खबरें क्यों ना ले आओ, बाजार के अंदर एक तरह का बंधन सा बंधा ही रहेगा आपके लिए। वो डर रहा है ना, प्रॉब्लम डरने की है, बस डर निकल गया फिर तो दिक्कत ही क्या, फिर तो सारा बाजार ही खुला है। बस वो थोड़ा डर कम करना और कुछ नहीं है। आगे बढ़े जी, कुछ और शेयर चेक कर रहे थे। वोडाफोन आइडिया भी आपने स्क्रीन पे दिखा दिया, ये भी 1.5% ऊपर है। इसी कड़ी में मैंने आपको एक SBC एक्सपोर्ट्स पे बताया था 28.45 उसके भी रेट आ चुके हैं। ये मैंने 20-22 रुपये में आपको ये शेयर बताया था। तो आज ये शेयर मैं देख के मेरे को अच्छा लग रहा है कि बताए हुए शेयर बढ़िया हो गए हैं। 28.45 इसका आज का रेट हो गया है। छोटा सा ब्रेक